तो मेरा अगला टॉपिक है फंक्शंस। ओके, अब फंक्शंस क्या है? अभी से पहले अगर मैं आपको थोड़ा सा रीकैप करवाऊँ तो हमने पहले पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है। ठीक है जी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट्स का क्या होता है? दैट इज ए क्रॉस बी। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग लिख देते हैं इसे। अब इसके बाद सेकंड में हमने देखा कि रिलेशंस क्या होते हैं। तो रिलेशंस क्या होते हैं? रिलेशन होता है आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है जी, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले में देखा हमने, सेकंड में हमने देखा कि रिलेशंस जो होते हैं वो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी का। कोई भी रिलेशन हमें दिया हो सकता है, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का कुछ भी दिया हो सकता है, राइट। अब तीसरी चीज़ है फंक्शंस। इसी अगर मैं इसको हायरार्की में एडजस्ट करने की कोशिश करूं तो फंक्शंस में एक बड़ी सिंपल सी चीज़ आती है, और एक लाइन में वो क्या है? दैट इज फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो बेसिकली फंक्शन को हम f से डिनोट करेंगे जैसे, तो फंक्शन जो है वो रिलेशन का ही स्पेशल काइंड है। और वो स्पेशल काइंड क्या है? स्पेशल काइंड में बस छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है कि रिलेशन के अंदर फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट रिपीट। फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट रिपीट, यानी कि जो हम फर्स्ट एलिमेंट लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं? डोमेन और रेंज टाइप का a, b लिखते हैं ना। तो a मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि डोमेन है। डोमेन में कोई भी आइटम रिपीट नहीं करेगी। ठीक है, तो किसी भी रिलेशन की डोमेन में कोई भी आइटम रिपीट नहीं करेगी, तो वही रिलेशन क्या बन जाएगा? फंक्शन बन जाएगा। इसमें अगर मैं आपको कैरो डायग्राम में कोई चीज समझाऊं तो कैसे बनेगी? अब यहाँ पे सपोज मेरा 1 2 3 कुछ भी हम ले लेते हैं, राइट। अब इससे ये जब मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो आप सोचो, अगर मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसका, इससे कोई भी स्क्वायर से ही वैसे ठीक रहेगा, स्क्वायर रूट करते हैं। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं 4। अब 4 का स्क्वायर रूट अगर निकालता हूँ तो 2 भी आएगा और -2 भी आएगा, राइट। और रिलेशन बनेगा y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। अब इसमें 4 को जब मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा रिलेशन क्या है भाई मेरा? 4 2 और 4 -2। तो इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है, सो दिस रिलेशन कैन नॉट बी अ फंक्शन। ठीक है जी, नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्पेशल काइंड में फंक्शन बनने के लिए? कि फर्स्ट एलिमेंट कैन नॉट रिपीट। ठीक है जी, तो मतलब अब क्या होगा? अब मैं इसको सपोज चेंज करके दूसरा बनाता हूँ। आप इसमें एक और निशान याद रख सकते हैं कि ये जो लेस देन का निशान बनता है एरो डायग्राम में, तो वो फंक्शन नहीं है। अब इसी को मैं अगर कुछ और लेता हूँ, स्क्वायर का ले लेते हैं, जैसे 2 का 4 है, राइट, 3 का 9 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो इसमें तो रिपीट कर ही नहीं रहा है, तो ये दिस इज गुड। अब इसमें क्या है? इसमें लेकिन -2 का भी, अब मैं इसको अगर यहाँ -2 डालूँ तो -2 का क्या आ रहा है? वो भी स्क्वायर 4 आएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले रहा हूँ मैं, और -3 का स्क्वायर वो भी 9 आएगा। अब इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के देखते हैं जी क्या बन रहा है हमारा। तो ये बन रहा है -2 के साथ 4 और 2 के साथ भी 4, -3 के साथ 9 और 3 के साथ भी 9। अब आप ये देखो, क्या इसमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। तो सेकेंड एलिमेंट रिपीट करे कोई चक्कर नहीं है। तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा बाय माय डेफिनेशन, दैट मीन्स दिस इज अ फंक्शन। ये एक फंक्शन है मेरा, राइट। तो आप कैसे याद रख सकते हैं एरो डायग्राम में कि लेस देन का साइन अलाउड नहीं है, ग्रेटर देन का साइन अलाउड है। ठीक है जी, तो ये मेरा एक फंक्शन का कंसेप्ट है। अब इसमें आप अगर इमेज के टर्म्स में बात करेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि इमेज जो है ना वो यूनिक है। वो -2 की 4 है, 2 की 4 है, मतलब प्री इमेज रिपीट नहीं हो रही। सबकी जो है यहाँ पे प्री इमेज किसी की भी रिपीट नहीं हो रही।
अलग अलग है, 4 की प्री इमेज देखो दोनों अलग अलग है, तो हम इसको बोल देते हैं कि इमेज इज यूनिक। तो आपको बस लेकिन ये ध्यान रखना है वोकैबुलरी में ना फंस के कि आपका फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है फंक्शन के पीछे। अब देखते हैं कि बुक हमें क्या कह रही है। हमारे पास बेसिक कंसेप्ट है, तो पहली लाइन में उसने लिख दिया अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड फंक्शन, जो हमें बिल्कुल समझ आती है। अब ये लाइन, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है जी। इसके बाद क्या करते हैं, फंक्शंस को हम मैपिंग या मैप भी बोल देते हैं, क्योंकि आप मैप कर रहे हो एक से दूसरे को, तो इसको मैपिंग भी बोल दिया जाता है। फंक्शंस का ऑल्टरनेट नाम मैपिंग भी है। सीबीएसई में बहुत मशहूर नहीं है, पर कई आईसीएसई वगैरह की बुक्स में बहुत मशहूर है। डेफिनेशन देखो क्या बोल रही है, डेफिनेशन 5, अ रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, रिलेशन देखो, एफ को भी क्या बोल रही है, रिलेशन है। अभी एफ क्या है, अभी एफ एक रिलेशन है। फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी फंक्शन। यही रिलेशन एफ फंक्शन कब बनेगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। वही मतलब हो गया कि आपके जो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, उसकी सिर्फ एक ही इमेज होगी। क्लियर है जी। इन अदर वर्ड्स, अ फंक्शन एफ is a relation from non-empty set to non-empty set B such that domain of F is A and no two distinct order pairs in F have the same first element। तो समझ आ गया आपको कि किसी का भी सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होगा, और इसी को दूसरी में बोल सकते हैं वन एंड ओनली वन इमेज, जिसे मैं यूनिक इमेज बी में बोल रहा था। ए में एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा, बी में यूनिक इमेज होगी, ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, अब इसको लिखा देखो इसने नीचे क्या इंट्रोड्यूस किया एक और, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ। अब एफ इज अ फंक्शन हेयर, क्योंकि उसने एफ को फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। वेयर बी इज कॉल्ड, अब बी को हम बोलेंगे इमेज और ए को हम बोलेंगे प्री इमेज। ये हमने पहले ही देख लिया था। देखो इसमें एक चीज है, एफ ए इज इक्वल टू बी। इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जैसे आपको रिलेशन दिया था, क्या दिया था, सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो अब आप जब इसमें a डालेंगे सपोज, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ जाएगा ना। तो y को हम क्या बोलते हैं, y ही हमारा fx होता है बेसिकली। तो y को हम फंक्शन, इसमें फंक्शन के केस में हम fx बोल देंगे। तो fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक ही चीज़ होती है। अब जब आप इसमें a डालोगे, जो हमने नीचे स्टेप किया, तो आप कैसे लिखोगे इसे, x की जगह a लिखोगे ना आप, तो ये आ जाएगा एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब क्या बन गया देखो, एफ ए इज इक्वल टू, अब उसने आंसर जो है ये y में से बन गया। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, क्योंकि a तो मेरा इधर से आ रहा है, और जब मैं स्क्वायर करूंगा तो a स्क्वायर इधर आएगा। ठीक है ना, फंक्शन मेरा क्या लग गया, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जिसे हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, या एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फंक्शन लिख लो आप। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये क्या है स्क्वायर, इसको तो मैं बी एलिमेंट से डिनोट करूंगा ना छोटे, क्योंकि वाई वाला है ये सारा, तो इसलिए उसने क्या लिखा, एफ में जब आप ए डालोगे तो ये बी बन जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ से देखो ये एक्स है और ये कॉरस्पॉन्डिंग वाई है। तो आपने जैसे ही आप ए डालेंगे एक्स फंक्शन के अंदर, फंक्शन मेरा एफ एक्स है, अब जब मैं इनपुट ए करूंगा तो आउटपुट क्या आएगी, बी निकल के आएगी। तो इसका ये फंक्शन का मतलब है। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एफ ए इज इक्वल टू बी का क्या मतलब है। ठीक है, अब ए बी को समझते हैं। ए बी क्या है मेरा, ए बी मेरा जो फंक्शन है, जैसे है उसको हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ए टू बी जा रहा है जी, फंक्शन ए से बी डिफाइंड है। आप फंक्शन कोई भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसमें अब फंक्शन ए टू बी जा रहा है। अब यानी कि जब मैं एरो डायग्राम टाइप का बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूँगा कि ए मेरी इनपुट है और कोई मेरा फंक्शन है, और आउटपुट मेरी उससे रिलेट होके बी से आ रही है। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, एक्स प्लस वन हो सकता है, एक्स माइनस वन हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, सपोज आप एक्स प्लस वन ही ले लो। तो अब इस केस में मैं क्या लिखूंगा, फंक्शन क्या है मेरा, फंक्शन क्योंकि x है तो पॉलिनोमियल है मेरा, तो x प्लस वन लिख दूंगा इसको। देखो फंक्शन को मैं एफ एक्स के टर्म्स में,
और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन भी यही मतलब होता है, अगर आपको बेटर ये समझ आता है। ठीक है, तो दोनों का एक ही मतलब है। अब y क्या है, y इज माई आउटपुट और x क्या है, x इज माई इनपुट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना इनपुट। अब आप इसको एक प्रेशर कुकर की तरह समझो कि प्रेशर कुकर में आपने, या प्रेशर कुकर या फैक्ट्री समझ लो आप इसे कोई, कि आपने इनपुट रॉ मटेरियल किया, निकल के कुछ और आया। ठीक है, आपकी सपोज शू फैक्ट्री है, आपने इनपुट खूब सारी चीज़ें करी, लेदर करा, ये करा, वो करा, कपड़ा करा, और निकल के आपका उस फैक्ट्री में काम हुआ, मशीन में गया और शू बन के बाहर आया। तो जो मशीन है दैट इज़ फंक्शन, वो फंक्शन है। ठीक है, और इनपुट आपका x है, निकल के आपका y आ रहा है बाहर, इतना सिंपल है। अब एक्स वाई को यहाँ डिनोट कौन कर रहा है, इनपुट देखो यहाँ पे a है, तो इनपुट मेरी क्या जा रही है, x की जगह a जा रही है, a प्लस वन बाहर आ रहा है। ठीक है, अब y क्या है, y से इसे b है ना y मेरा, तो b मेरा a प्लस वन आ रहा है। ठीक है, फंक्शन लग गया, इनपुट बनी, आउटपुट, इनपुट a जा रही है, आउटपुट b आ रही है, तो मेरा ये रिलेट हो गया। ठीक है जी, तो इसका लिखने का तरीका है एफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है, अगर आपको इसी फंक्शन में ये लगाना हो तो ये तो बड़े आराम से देखो, इसके बाद ये आ गया ना, तो आपने x की जगह a डाल दिया, जब आपने x की जगह a डाल दिया तो आपका एफ ए हो गया। तो आपका यहाँ पे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a डालने पे एफ ए, भाई पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a मांग रहा हूँ ना मैं आपसे, सिंपल सी चीज़ मांग रहा हूँ कि वैल्यू क्या है मेरे इस पॉलिनोमियल की, a डालने पे मेरी वैल्यू क्या है, a प्लस वन, और इस a प्लस वन को मैं क्या बोल रहा हूँ, आंसर है जो मेरा, इसको मैं b से डिनोट कर रहा हूँ। तो बस एफ ए इज इक्वल टू बी आ गया, मतलब a मेरा इनपुट हो गया और b मेरा आउटपुट हो गया। तो यही मेरा देखो रिलेशन में लिखते हैं हम, a कॉमा बी लिखा था ना रिलेशन में उसने, फंक्शन में। ठीक है जी, a कॉमा बी इनपुट आउटपुट x y, तो ये मतलब है इसका एफ ए इज इक्वल टू बी का। अब देखो इसको अगर आपने इलेबोरेट करना थोड़ा सा और, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मेरा एफ एक्स इज वॉट, एक्स प्लस वन ना, तो अब मैं क्या करूँगा, ए को अलग अलग वैल्यूज डाल के देख लो। एफ वन क्या है, वन प्लस वन टू, एफ टू क्या है, टू प्लस वन थ्री, वही चीज़ है सेम। ठीक है, जितनी मर्जी कर सकते हो, पूरे नेचुरल नंबर को कर सकते हो। तो वन के साथ क्या आ गया, टू आ गया, टू के साथ क्या आ गया, थ्री आ गया, तो ये मेरा f बन गया जी, इतना सिंपल है। एग्जाम्पल 10 देखो क्या बोलती है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स का सेट है n, एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n, तो n टू n जा रहा है, सच दैट रिलेशन एक्स वाई इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x, x और y बोथ बिलोंग्स टू n। ठीक है जी, तो y इज इक्वल टू 2x का रिलेशन है नेचुरल नंबर्स पे। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पे क्या था ये कि नेचुरल नंबर्स पे मेरे को ये वाला रिलेशन बनाना है, तो नेचुरल नंबर्स पे बनाता हूँ। नेचुरल नंबर्स मेरे 1 2 3 4 ऐसे एंडलेस चले जाएंगे, राइट। और दूसरी तरफ क्या है मेरा, y इज इक्वल टू 2x है, इसको मैं, ये मेरा n एक आ गया, और दूसरी तरफ भी मेरा n ही है, क्योंकि रिलेशन मेरा डिफाइंड ऑन n है, तो n टू n जा रहा रिलेशन। ठीक है जी, अब y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू 2x है मेरा रिलेशन, तो 1 के साथ मैं अगर डबल करूँगा तो क्या होगा, इनपुट y जाएगी, 1 जाएगा इनपुट, तो 2 से करेगा यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, तो 1 तो यहाँ बच गया, तो 2 के साथ करेंगे ऐसे 4 जाएगा, 3 के साथ करेंगे 6 जाएगा, 4 के साथ करेंगे 8 जाएगा, और ऐसे एंडलेस चलता रहेगा। ठीक है, ध्यान क्या है, हमें पता है कि यहाँ 3 बच गया, यहाँ 5 बच गया, ऐसे ऑड नंबर सारे बच गए। ठीक है जी, तो अब ये क्या बोलता है, व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, रिलेशन के ही पूछ रहा है, तो रिलेशन मुझे यहाँ से क्लियर दिख रहा है, तो डोमेन क्या हुई मेरी, डोमेन तो मेरी पूरी की पूरी n आ गई, क्योंकि कोई इसमें तो कुछ नहीं बच रहा, सारे यूटिलाइज हो सकते हैं इसके, तो डोमेन तो मेरी पूरी की पूरी n ही सेट आ गया, नेचुरल नंबर्स। इसके बाद कोडोमेन क्या है, कोडोमेन मेरा इधर से आएगा, पूरा का पूरा n, पूरा का पूरा b सेट उठाऊंगा, तो कोडोमेन इज
पूरा का पूरा नेचुरल नंबर्स, n to n है क्योंकि। और रेंज क्या है, रेंज इसमें से हम ध्यान देंगे तो सिर्फ मेरे पास इवन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। तो रेंज हम देंगे तो मेरे पास सिर्फ इवन नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको सिंपली ऐसे भी लिख सकता हूँ, इवन नंबर्स। और अगर आपको इसको सेट की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, तो आप कैसे लिख सकते हैं, 2 4 6 और 3 डॉट डाल के ऐसे। तो ये मेरी रेंज हो गई, ठीक है। रिलेशन की मैंने तीनों चीज़ें लिख दी। इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या यहाँ पे, वैसे तो देखो एरो डायग्राम में मैंने आपको क्या कहा था, जब लेस देन का निशान बनेगा तभी जो है वो फंक्शन नहीं होगा। अब यहाँ कोई लेस देन का निशान नहीं बन रहा, ठीक है। और आप देखोगे कि 1 की एक ही इमेज है आगे, रिपीट नहीं है, 1 की कोई और इमेज नहीं है। 1 हैज़ गॉट यूनिक इमेज, 2 की भी यूनिक इमेज है, 4 3 की भी, ऐसे कोई भी रिपीट नहीं हो रही है नेचुरल नंबर्स में। तो येस इट इज़ अ फंक्शन। तो आप इसमें क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट in n has unique image in n, ठीक है। आप यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करने के क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट का नाम आप लिख सकते हैं x which belongs to n एंड यूनिक इमेज का नाम लिख सकते हैं y which belongs to n, ठीक है। इससे क्लियर हो जाएगा कि हम कौन से n की बात कब कर रहे हैं। तो यूनिक इमेज y which belongs to n, so therefore this implies that this relation r is a function। मेरा r जो है वो एक function है। ओके, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 11। क्या बोल रही है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो एंड स्टेट इन ईच केस गिविंग रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। तो आपको बताना है, देखो नीचे उसने पहले वर्ड बोल दिया कि गिवन जो है वो रिलेशंस है, आपको बताना है कि फंक्शन है कि नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या बोल रहा है। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है 2 1, तो 3 1 4 2। हमें क्या करना है, हमने सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट देखना है, रिपीट कर रहा है 2 3 4 नहीं कर रहा, तो भैया ये फंक्शन है, बिल्कुल है, फर्स्ट इज अ फंक्शन। सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड में रिलेशन में 2 2 2 4, पहले में ही देखो 2 रिपीट कर गया, तो यूनिक इमेज नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। और जस्टिफिकेशन में आप क्या दोगे कि 2 की 2 इमेज है, ठीक है। 2 हैज गॉट नो यूनिक इमेज, 2 हैज गॉट 2 इमेजेस, तो इसीलिए ये फंक्शन नहीं है। थर्ड पार्ट में R 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट पर देखो, सेकंड को तो मैं देख ही नहीं रहा, कुछ रिपीट नहीं कर रहा है, यस इट इज अ फंक्शन, थर्ड पार्ट इज अ फंक्शन, इतना सिंपल है। अब देखो डेफिनेशन 6 क्या बोल रही है, अ फंक्शन विच हैज आइदर आर, ठीक है, और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या है, अब उसने रिलेशन वर्ड यूज नहीं किया, तो यहाँ पे रियल नंबर, नाउ इट इज रियल नंबर, ठीक है जी। इट इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन, तो ये वर्ड आपका वोकैबुलरी में होना चाहिए ऐड, रियल वैल्यूड, कहने का मतलब कि जिसका रेंज जो है वो रियल नंबर होंगे तो वो रियल वैल्यूड फंक्शन होगा। फर्दर इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो आइदर आर और सबसेट ऑफ आर, इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। तो इसको आप छोटी सी चीज याद रख सकते हो कि जब मेरा डोमेन, और उसमें डोमेन एक्स होती है ना, और वाई जो होता है मेरा वो रेंज होती है, तो अगर मेरा एक्स रियल नंबर है तो उसको बोलते हैं रियल फंक्शन, और अगर वाई मेरा रियल नंबर है तो उसको बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। तो इसको मैं बड़े सिंपल से तरीके से याद रखता हूँ, वाई जो है वैल्यू निकल के आती है ना जब हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए वाई जो है दैट इज़ रियल वैल्यूड फंक्शन अगर रियल नंबर है, और एक्स इनपुट है, दैट अगर वो इनपुट मेरी रियल है तो रियल फंक्शन, ऐसे याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल 12 देखो जी आगे, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है, n उसने लिया है नेचुरल नंबर्स का सेट,
डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, तो मतलब वाई सारे हमारे रियल वैल्यू आने वाले हैं। एफ इज फ्रॉम एन टू एन, ये गलत है, मिस प्रिंटिंग है, ये वाई हुई नहीं है, ये जस्ट एरो है। एन टू एन फंक्शन जा रहा है बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1। तो अब एफ एक्स क्या है, फंक्शन क्या डिफाइन किया उसने जी, 2x + 1। तो इनपुट भी नेचुरल नंबर्स हैं और बाहर भी जो निकल के आएगा वो नेचुरल ही लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। यूज दिस डेफिनेशन कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। तो ये तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है, तो f1 पुट करोगे तो क्या आएगा 2x + 1, तो 2 1 + 1 डालूंगा तो कितना आएगा जी 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 लिख दो आप, ये देखो नीचे लिखा ही हुआ है। उसके बाद जब आप 2 डालोगे इनपुट में तो 5 आ जाएगा। तो सिंपल वैल्यूज़ हैं, बस आपने x डालना, y निकालना है, सिंपली पुट किया और फंक्शन की वैल्यू देखो चेंज होती जा रही है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन बन रहा है क्योंकि सारी y की वैल्यूज़ मेरी रियल नंबर्स का ही सबसेट आ रहा है, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज हमारे ग्राफ्स, फंक्शंस के ग्राफ्स, ठीक है जी, सम फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि जब तक हमें ग्राफ समझ नहीं आएंगे हमें फंक्शन पूरी तरह से समझ नहीं आएगा। ग्राफ से हमें विजुअल ब्रेन बड़ी जल्दी से उसको निकाल लेता है बिना लॉजिकल ब्रेन पे लोड दिए। जैसे आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है कि y = x, y = x, x की जो भी आइडेंटिटी होगी वही y की रहेगी, x1 होगा y1, x2 y2, ठीक है जी, x0 y0। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब वो क्या बोलता है, लेट r बी सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब r जो है रियल नंबर का सेट है। डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन f फ्रॉम r टू r, ठीक है जी, r से r तक हम कर रहे हैं। y = fx = x, तो y या fx एक ही बात होती है, तो y = x ही है, या fx = x भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है जी। फॉर ईच x जो है वो भी रियल नंबर है, ठीक है जी। सच अ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसमें x एंड y जो है वो बोथ बिलोंग टू रियल नंबर है और f जो है दैट इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, मतलब ये डोमेन है और ये मेरी रेंज है, ठीक है, x टू y जा रहे हैं। अब इसका ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे, देखो सबको पता है y = x का ग्राफ ऐसे बनेगा। अब आपको किसी भी ग्राफ का क्या है, डोमेन क्या होती है। अब डोमेन वो वैल्यू होती है जो x ले सकता है, ठीक है क्या है मेरा y = x है, x क्या ले सकता है, x में कोई वो नहीं है, x मेरा रियल नंबर है और मैं f में यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, रियल नंबर टू रियल नंबर है, तो x मेरा रियल नंबर है, तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर। और इसकी रेंज क्या होगी जी, इसकी रेंज जो y वैल्यू ले सकता है, अब x जो लेगा y भी वही ले सकता है, तो डोमेन भी रियल नंबर है और इसकी रेंज भी रियल नंबर है। सो दिस इज माय आइडेंटिटी फंक्शन। नेक्स्ट इज कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है जी। कांस्टेंट फंक्शन क्या बोलता है, कांस्टेंट फंक्शन हमें पता है कांस्टेंट है, कोई भी वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि अब मैं आपको सीधा बोलता हूँ y = 3 कांस्टेंट है ये मेरा। अब आप इसमें ग्राफ बनाओगे तो आपको पता है कि आप जो मर्जी वैल्यू x की ले लो, क्योंकि उसने क्या, मैं इसको 0x + y = 3 लिख सकता हूँ ना, याद आया, x की जो मर्जी वैल्यू डालो y ने 3 आना है। तो ग्राफ क्या बनना है, पैरेलल टू x एक्सिस ग्राफ बन जाना है, ब्लू लाइन दिखा रही है हमें y = 3 की, तो ये तो y = 3 की लाइन आपको दिखा रही है। अब इसको अगर आप रेंडमाइज करोगे, y = कांस्टेंट c बोल दो आप, ठीक है जी। अब आप x की जो मर्जी वैल्यू इनपुट करो, आपका आउटपुट हमेशा c ही आना है, जैसे ऊपर आउटपुट हमेशा 3 ही आना है। तो इसका क्या मतलब बना मेरा, ठीक है। अब इसमें जो मेरी डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि x और y दोनों रियल नंबर्स ले सकते हैं, जो हमें यहाँ से दिख रहा फंक्शन जो है रियल नंबर टू रियल नंबर है। अब ये x की वैल्यूज़ है पहली इनपुट, ये y की वैल्यूज़ है, ठीक है। अब इनपुट आप x जो मर्जी कर रहे हो, यहाँ भी आप देख रहे हो x की आप जो मर्जी वैल्यू इनपुट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा रियल नंबर आ गया डोमेन। रेंज क्या आई जी मेरी, अब रेंज जो है यहाँ पे आपको y रियल नंबर में से कुछ भी उठा सकता है बेसिकली, ठीक है। तो ये मेरी कोड डोमेन टाइप की होगी कि इसमें से कुछ भी उठा सकता है, लेकिन हमेशा निकल के क्या आएगा, तो ये हमेशा मेरा 3 निकल के आएगा, यानी कि c निकल के आएगा,
ठीक है, तो रेंज तो मेरी इसकी सिर्फ एक ही एलिमेंट रहेगी एंड दैट इज सी, और डोमेन इसकी रियल नंबर हो जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है सबको। नेक्स्ट इज पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन जितना मर्जी बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल फंक्शन कब होता है? एफ इज फ्रॉम आर टू आर। ठीक है जी, अब एफ एक्स को डिफाइन कैसे करेंगे आप? ये ए नॉट, देखो जैसे हमने आज तक पढ़ा है लीनियर क्या होता है, ए एक्स प्लस बी, है ना, इज इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल में तो इज इक्वल टू 0 की भी जरूरत नहीं होती। क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब इन सबको क्या करते हैं, इन सबको इसी के कांस्टेंट जो जितनी पावर है उतना ही उस पर वो चढ़ा देते हैं, सबस्क्रिप्ट कर देते हैं। इसको a1 लिखते हैं, इस पे 1 पावर, और c को मैं a0 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये सारे कांस्टेंट्स हैं। तो जब इसको मैं n टाइम्स एक्सटेंड करूँगा तो देखो ऐसे बन जाएगा। तो ये जनरल डेफिनेशन है पॉलिनोमियल की, वेयर a1 a2 a4 ये सब क्या है, ये कांस्टेंट्स हैं और रियल नंबर्स हैं। ठीक है जी, और x जो है वो भी रियल नंबर है लेकिन वो वेरिएबल है। ठीक है, और n जो है वो पावर्स हैं और वो नॉन नेगेटिव रहेंगी पॉलिनोमियल के लिए, क्योंकि नेगेटिव कंडीशन थी पॉलिनोमियल के लिए कि पावर हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। तो ये मेरी जनरल डेफिनेशन है पॉलिनोमियल्स की। ठीक है जी, आप उसमें आप देखो ये है, जैसे उसने नीचे भी याद दिलाया, ये पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। कांस्टेंट पे जो मर्जी हो कोई दिक्कत नहीं है, रूट कांस्टेंट पे कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये रैशनल है, इसकी पावर होल नंबर नहीं है। करेक्ट, तो इसी को बेस बना के आगे चलते हैं। इसमें अब अगला है, देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका फंक्शन। ठीक है जी, इसको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ग्राफ बनाना आपको बड़े आराम से आता है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। x को आप जो मर्जी वैल्यू डालो। अब x को आप क्या वैल्यू डालेंगे, x y, 0 डालेंगे 0 आएगा, 1 डालेंगे 1 आएगा। ठीक है, -1 डालेंगे तो भी 1 आएगा। ठीक है जी, आप क्या करेंगे, 2 डालेंगे तो 4 आएगा, -2 डालेंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ देख सकते हैं 0 1 0 1, 2 पे 4, 1 पे 1, -1 पे 1, -2 पे 4। तो ये मेरा हमेशा एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब रही बात डोमेन एंड रेंज की, तो इसमें हमारा अगर हम पेंसिल टेस्ट करें, अगर इसमें वर्टिकल पेंसिल घुमाएं तो कहीं पे भी मेरी पेंसिल पे 2 वैल्यूज़ नहीं आ रही। ठीक है, तो फंक्शन ये में दिख रहा है। अब डोमेन क्या बन रही है इस पे, डोमेन आप चेक कर सकते हैं कि मेरी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर में x पे मेरे कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। इनपुट में कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, उसका स्क्वायर मुझे मिलेगा ही मिलेगा। राइट, और क्या ये फंक्शन है, तो मैं चेक कर रहा हूँ 1 के साथ 1 है, -1 के साथ 1 है, तो मेरी हर इमेज तो यूनिक है, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, तो फंक्शन तो डेफिनेटली है। राइट, तो अब मेरा क्या हो जाएगा, डोमेन मेरी क्या हो जाएगी जी, डोमेन मेरी आ जाएगी रियल नंबर, और मेरा रेंज क्या आएगा। अब रेंज के लिए देखो, मैं अगर इधर ध्यान दूं तो सिर्फ मेरे पॉजिटिव नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, मैं नेगेटिव नंबर्स मेरे कभी नहीं आएंगे। अब मैं ग्राफ पे भी ध्यान दे रहा हूँ तो देखो नीचे वाला -y वाला पोर्शन बिल्कुल खाली है, तो 0 से बड़ी रहेगी y की वैल्यू, तो दैट मीन्स मेरी ये क्या रहेगी, 0 से इन्फिनिटी, और 0 क्लोज्ड ब्रैकेट के साथ 0, मैं 0 वैल्यू मेरी हो सकती है, 0 पे 0 आ रही है, तो 0 से इन्फिनिटी मेरी रेंज रहेगी। देखो पेंसिल वाला जो है दैट इज कि आप क्या करो, एक पेंसिल को ले रहे हो, एक वर्टिकल पेंसिल सीधी खड़ी कर ली। अब इस पेंसिल को आगे चलाओ, चलाते रहो। जब ये एक पेंसिल अगर ग्राफ को एक टाइम पे 2 बार कट करती है तो मतलब फंक्शन नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, अगर यही ग्राफ मेरा, देखो पेंसिल टेस्ट आपको मैं यहाँ बताता हूँ। अभी हम जैसे ग्राफ देख रहे थे, राइट, तो ग्राफ क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर का ग्राफ था। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर का ग्राफ मेरा कुछ ऐसा था।
अब पेंसिल टेस्ट क्या है? पेंसिल टेस्ट मैंने कहा कि एक वर्टिकल लाइन है। सपोज मेरे पास ये मेरी पेंसिल है, ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इसको मूव करने की कोशिश करते हैं। तो ये देखो, ये मेरी पेंसिल जो है अब मैं मूव कर रहा हूँ। तो पेंसिल देखो अब वर्टिकल मूव कर रही है। अब किसी भी पॉइंट पे क्या ग्राफ को ये दो जगह काट रही है? ब्लैक वाला पोर्शन भूल जाओ आप, जो थोड़ा सा वो हो रहा है, बस देखो एक ही जगह काट रही है ना। तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ इसका कि x की वैल्यू जो मैं इनपुट कर रहा हूँ उससे y की a की वैल्यू मिल रही है। ये जो लाइन में मूव कर रहा हूँ ये x की वैल्यू वेरी हो रही है ना, मैं x एक्सिस पे मूव कर रहा हूँ ना, x वेरिएबल मूव कर रहा है, तो y देखो a की वैल्यू आ रही है। ऐसा नहीं है कि y की दो वैल्यू कहीं भी आ रही है, राइट। अब ये मेरा फंक्शन है। फंक्शन कब नहीं होगा? फंक्शन देखो कब नहीं हो सकता, अगर मैं इसी ग्राफ को लेटा देता हूँ, ठीक है जी। इसी ग्राफ को हम लेटा देते हैं दूसरी साइड बना के। अब हम ग्राफ को ऐसे बना लेते हैं। अगर सपोज ये होता, अब ये मेरा किसका ग्राफ है? ये मेरा x इज टू वाई स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। y को आप प्लस माइनस डालो 2 तो देखो वैल्यू 4 आ रही है x की। y को मैंने प्लस माइनस 2 डाला, यहाँ माइनस 2 है, यहाँ प्लस 2 है, तो वैल्यू आ रही है x की दोनों जगह 4 आ रही है, राइट। ये मेरा 4 है। तो अब इसमें क्या होगा? अब इसमें अगर मैं वर्टिकल पेंसिल वाला टेस्ट दोबारा करूं, ठीक है जी, तो वर्टिकल पेंसिल का टेस्ट अगर इसमें हम दोबारा खींचते हैं, तो अब देखो, अब जैसे ही मैं वर्टिकल पेंसिल टेस्ट लगाऊं, अब देखो दो जगह काट रहा है कि नहीं काट रहा? ग्राफ को दो जगह काट रहा है। और बेसिकली जब मैं 4 पे पहुंच रहा हूं तो एग्जैक्टली ये मुझे 2 और -2 पे काट रहा है, ठीक है। तो दो वैल्यूज आ गई मेरी। तो ये मेरा पेंसिल टेस्ट है। तो ये मेरा राइट वाला जो है इट इज़ नॉट अ फंक्शन, और लेफ्ट वाला इट इज़ अ फंक्शन। यहाँ पे ये फंक्शन है, यहाँ पे ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा वर्टिकल पेंसिल टेस्ट है, वर्टिकल पेंसिल टेस्ट। ये हमें ग्राफ से देख के एकदम बता सकते हैं हम कि फंक्शन है कि नहीं है। चलो जी, अब अपने नेक्स्ट ग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 14 में देखो क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, ठीक है जी, डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना है अब हमने। तो पॉलिनोमियल्स के अंडर ही आता है ये, ठीक है जी, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब क्या होगा, आपने ग्राफ की वैल्यूज डालोगे, आप देखो 0 डालोगे तो 1, बड़ी सिंपल सा है यहाँ पे, एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0 डालोगे 0 आएगी, 1 डालोगे 1 आएगी, -1 डालोगे तो -1 आएगी। तो वैसे ही रिपीट नहीं कर रहा, 2 डाल रहे हो 8 आ रही है, -2 डाल रहे हो तो -8 आ रही है। तो रिपीट इसमें कुछ नहीं हो रहा, सबकी यूनिक वैल्यू आ रही है। तो ग्राफ मेरा क्या बन गया, देखो 0 पे 0, ठीक है जी, 2 पे यहाँ पे 8, कुछ थोड़ा सा एरर है वैसे, पर आपको दिख रही है, ठीक है। 1 पे 1, -1 पे -1, -2 पे ये ऑलमोस्ट -8, ठीक है जी। तो ये मेरा एक्स क्यूब का ग्राफ है। ये आप हमेशा आप पिक्चर को ध्यान में रखोगे, एक्स स्क्वायर का आपने ध्यान में रखना है, आप एक्स क्यूब का। तो यहाँ से अब आप देख रहे हो कि एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू पे इस ग्राफ पे देखते ही पता चल रहा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितनी मर्जी वैल्यूज डाल सकते हो, आंसर ने आना है, ठीक है। तो एक्स मेरा रियल नंबर है, तो मेरी डोमेन क्या बन जाती है इस केस में, डोमेन भी मेरी रियल नंबर बन जाती है। रेंज मेरी क्या बन जाएगी जी इस केस में, आप देखो वाई पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, नीचे वाला वाई भी है, ऊपर वाला वाई भी है। और आप खुद सोचो कि आप एक्स की कुछ वैल्यू डालोगे वाई की निकल के ही आएगी, आप रैशनल नंबर भी डालोगे तो भी कुछ निकल के आएगी रैशनल, राइट। तो रेंज इज ऑल्सो रियल नंबर। तो दोनों मेरे डोमेन और रेंज क्या है इस केस में, बोथ आर रियल नंबर्स। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, नाउ वी मूव टू रैशनल फंक्शंस। तो रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं, देखो रैशनल नंबर हमें पता है p/q होता है, अभी तक हमने जो रियल नंबर्स में पढ़ा था। रैशनल फंक्शन क्या होते हैं, इसी टाइप से जब दो पॉलिनोमियल्स fx ओवर gx हो जाते हैं तो रैशनल फंक्शन हो जाता है, राइट।
अब इसमें एक खास ख्याल आज के बाद आप जरूर रखेंगे हमेशा के लिए, दैट इज फिक्स्ड। हमें पता है जैसे रैशनल नंबर्स में q कैन नेवर बी इक्वल टू 0, नीचे 0 नहीं आ सकती है, ऐसे ही रैशनल फंक्शंस में आज के बाद हमेशा फंक्शन में आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे, gx कैन नेवर बी इक्वल टू 0, जो भी चीज़ नीचे डिनोमिनेटर में होगी दैट कैन नेवर बी इक्वल टू 0। ठीक है जी। अब वो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 15 में इसी के एक एग्जाम्पल दे रहा है। वो कह रहा है कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू 1/x। अब ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि 1 भी पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और नीचे x भी। अब नीचे x दे दिया। अब ये डेफिनेशन जो है, जब ये अधूरी है, क्यों है ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं लगाया, ये हमें हर हाल में इसके साथ लगाना है, तब ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है। तो देखो अब वो क्या बोलेगा, अब मैं इसको देख के ही अपने आप बता रहा हूँ, जस्ट एक हमारी इंट्यूशन से आइडिया लेते हैं। क्या बोल रहे हैं कि डोमेन क्या होती है, x की इनपुट वैल्यूज, तो डोमेन क्या होगी, नीचे x में कोई प्रॉब्लम है नहीं है जी, रियल नंबर है, लेकिन सिर्फ 0 नहीं हो सकती, तो रियल नंबर में से मैं माइनस कर देता हूँ 0 को। अब सिर्फ एक एलिमेंट करना है तो मैं ब्रेसेस यूज कर रहा हूँ, राइट। रेंज क्या होगी जी, रेंज इसकी क्या होगी, रेंज इसका आंसर 1/x का, या तो ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं दिमाग में, सब कुछ होने वाला है लेकिन 0 नहीं आएगा कभी, या आ जाएगा, हाँ 0 एक केस में आ सकता है जब नीचे इन्फिनिटी हो जाएगी, जब नीचे क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, जो हमें पता नहीं है। तो इसका मतलब रेंज भी मेरी क्या होगी, रियल नंबर होंगी, सब वैल्यूज आ सकती हैं लेकिन 0 नहीं आएगा कभी। तो ये मेरे को इंट्यूशन से पता चल रहा है। अब इसका आगे ग्राफ देखते हैं जी, ठीक है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, देखो इसने जो इनपुट डाली वो r-0, ठीक है। फंक्शन को डिफाइन भले ही कर दिया इसने, r-0 से r तक ले लो, लेकिन आगे देखते हैं कि इसका आंसर रेंज पे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ये तो कोड डोमेन टाइप हो जाती है ना y, लेकिन रेंज तो हमारी एग्जैक्ट फंक्शन में से निकल के आएगी, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है उस पर। अब ये देखो जी, ये fx 1/x का ग्राफ आ गया जो हम जिसकी बात कर रहे थे, ठीक है। ग्राफ ऐसा कैसे आया, ग्राफ ऐसा वही आया सिंपल, y इज इक्वल टू 1/x लेके आप x को और y को डालिए। x को आप कहाँ से डालना शुरू करेंगे, देखो x को अगर मैं 0 डालता हूँ, जो कि नहीं है, सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको, वैल्यू ले नहीं सकते लेकिन हमें पता तो होना चाहिए। 0 आप डालेंगे तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, यानी बहुत बड़ा नंबर इन्फिनिटी हो जाता है, राइट। तो 0 पे जब तो मैं इसको 0 पॉजिटिव यानी 0.1 डाल रहा हूँ, तो देखो इन्फिनिटी पॉजिटिव की आ रही है, और जब मैं इसको -0.1 डाल रहा हूँ तो इन्फिनिटी नेगेटिव साइड से आ रही है, क्योंकि नेगेटिव लग गया साथ में तो इन्फिनिटी उतनी ही नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे जब मैं 0 पे 0 डाल रहा हूँ, 0.1 यानी कि यहाँ डाल रहा हूँ, तो मेरी इन्फिनिटी आ रही है, देखो यहाँ से, ठीक है जी। और जब मैं -1 डाल रहा हूँ तो मेरी नेगेटिव से इन्फिनिटी आ रही है। क्लियर हो गया जी एक ग्राफ कैसे बना। अब आगे चलते हैं। अब 1 डालूंगा तो 1 आएगा, -1 डाल रहा हूँ तो -1 आएगा, ठीक है। तो 1 पे मेरा 1 आ गया, ये पॉइंट सपोज, और -1 पे -1 आ गया, ये पॉइंट, ठीक है जी। तो इन्फिनिटी से ग्राफ मेरा नीचे की तरफ आ गया। बीच के आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे क्या डालना चाहेंगे आप इस पे डालो 10, x को मैं अगर 10 डालूंगा तो ये आएगा 0.1, 100 डालूंगा 0.01, तो 10 जब डाल रहा हूँ कहीं यहाँ पे डाल रहा हूँ तो और 0.1 आ रहा है, ठीक है। और अगर और आगे जा रहा हूँ 100 तो और 0 के मतलब 0 के पास आता जा रहा है। तो अगर मैं इसको इन्फिनिटी डाल रहा हूँ तो ये 0 के पास आता जाएगा, ये डालेंगे नहीं, ये सिर्फ समझने के लिए। 1/∞ इज 0, क्योंकि मैं बहुत बड़े नंबर से करूँगा 0 को अप्रोच करेगा, तो वो ये 0 को अप्रोच कर रहा है। मैं बहुत बड़ा नंबर डाल रहा हूँ तो ये इस 0 को अप्रोच कर रहा है। तो ये मेरे ग्राफ की शेप आ गई, ठीक है जी। ये सिर्फ पॉजिटिव पार्ट के लिए आई है। अब नेगेटिव पार्ट के लिए आप सेम ट्राई कर सकते हैं। जब आप -10 डालेंगे तो -0.1, जब आप -100 डालेंगे -0.01, और जब आप -∞ डालेंगे तो ऑलमोस्ट -0 को अप्रोच करेगा। तो यही देखो आप, ये ग्राफ यहाँ से जाता जा रहा है, -10 -100 बिल्कुल 0 के पास टच करता जा रहा है, टच नहीं करेगा 0 को, बस उसके पास जाता जाएगा। तो ये मेरा ग्राफ ऐसे आ गया, ठीक है जी। तो ये 1/x का ग्राफ है। अब इसमें आप एक चीज़ को याद रखो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ। जब ये y को टच नहीं करता है, ठीक है, और 0 को अप्रोच करता है,
तो हम यहाँ बोल देते हैं असिम्प्टोट। इसको हम क्या बोलते हैं? असिम्प्टोट बोल देते हैं। इसका मतलब ये असिम्प्टोट है, अब यहाँ पे टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। अब इसकी डोमेन रेंज क्या बनी? ग्राफ हमें समझ आ गया। अब जो हमने ऊपर तो बना ली थी, यहाँ ग्राफ देख के बनाते हैं। अब ग्राफ में x की कौन सी वैल्यू नहीं आ रही? देखो x की सिर्फ 0 वैल्यू नहीं आ रही, बाकी x हर कहीं कोई वैल्यू ले पा रहा है। 0.1 भी ले पा रहा है, -0.1 भी, लेकिन 0 नहीं ले पा रहा। तो रियल नंबर -0। और रेंज क्या है जी मेरी? रेंज मेरी देखते हैं y कौन सी वैल्यूज ले पा रहा है। y की आप देखो सारी वैल्यूज ले पा रहा है, सिर्फ 0 नहीं ले पा रहा है y। तो ये भी मेरा r-0। तो ये मेरी डोमेन और रेंज वाया ग्राफ भी सेम आ गई। नेक्स्ट इज स्पेशल फंक्शंस, ग्राफ ऑफ स्पेशल फंक्शंस। बड़े इंपॉर्टेंट हैं ये, सुपर इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये, ठीक है। आपके पास अभी ये जैसे पहला फंक्शन है सुपर, ये स्पेशल फंक्शन मॉड्यूलस फंक्शन, इसको बोल देते हैं हम मॉड्यूलस फंक्शन या मॉड फंक्शन, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आती है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। सेकंड है फंक्शन है ये। सेकंड हमारे पास ऐसा ही आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये मैं आपको समझाऊंगा क्या होता है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या शॉर्ट फॉर्म में हम जेंट भी बोल देते हैं। वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, जेंट कोई वो स्टैंडर्ड नहीं है। तीसरा इज सिग्नम फंक्शन, ठीक है जी। इस टाइप का होता है, कुछ मोटा मोटा लिख रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं लिख रहा हूँ अभी। सिग्नम फंक्शन, ये मेरे स्पेशल टाइप के फंक्शन होते हैं। सबसे पहले आओ मॉड्यूलस फंक्शन को पकड़ते हैं कि ये क्या होता है, क्योंकि ये हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। तो मॉड्यूलस फंक्शन क्या होता है जी? देखो मॉड्यूलस फंक्शन हम सबको पता है मोटे तौर पे कि अगर मैं y इज इक्वल टू मॉड x लिख रहा हूँ, या फिर मैं इसे fx इज इक्वल टू मॉड x लिख देता हूँ। अब इसका मतलब क्या है, ये हमें सबको समझ आता है। क्या समझ आता है कि अगर मैं इसका आपको ग्राफ बनाने को बोलूँ तो क्या होगा? आप मुझे कहेंगे जी y इज इक्वल टू मॉड x है, इधर x ले लेते हैं, इधर y ले लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू 0 डालते हैं, 0 आएगी। -1 डालेंगे तो 1 आएगी, ठीक है। मॉड में से 1 डालेंगे तो भी 1 आएगी, -2 डालेंगे 2 आएगी, 2 डालेंगे तो 2 आएगी, राइट। तो ये मेरी मॉड की वैल्यूज आ गई। फंक्शन है बिल्कुल है, देखो कोई फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो मेरा ग्राफ क्या बन के आएगा? अब 0 पे 0 तो वैल्यू ये रही, 1 पे 1 वैल्यू सपोज ये रही, 2 पे 2 वैल्यू ये रही, ठीक है जी। ऐसे ही -1 पे ये रही -1 +1 सॉरी, -1 पे +1 होगी और -2 पे +2 होगी, राइट। तो मेरा ग्राफ किस टाइप का बन गया? ये ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, ये इसको ज्वाइन करने से बन गया और ये इसको ज्वाइन करने से बन गया, ठीक है। तो ये मेरा मॉड x का ग्राफ है। आज के बाद आपको हमेशा याद रहना चाहिए। तो अब इसमें क्या हो गया, ये मेरा ग्राफ आ गया। अब मैं ग्राफ के थ्रू अगर डोमेन और रेंज निकालना चाहूँ तो मेरी क्या बन रही है? देखो डोमेन में मुझे x पे कोई पाबंदी नज़र नहीं आ रही है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। x मेरी कोई भी वैल्यू ले सकता है। इनपुट मेरी आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे मैं इनपुट डालना चाहूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 1 2 3 रैशनल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज मेरी क्या बनने वाली है? रेंज अब मैं ग्राफ को देख रहा हूँ तो नीचे वाला y का हिस्सा गायब है, सिर्फ ऊपर वाला y अलाउड है मुझे। तो मेरी इसमें भी 0 ले सकता है, ये क्लोज ब्रैकेट के साथ लगाऊंगा, 0 टू इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। और यहाँ भी आप चेक करोगे तो y ने हमेशा क्या आना है? पॉजिटिव नंबर आना है। 0 भी आ सकता है, तो 0 और पॉजिटिव नंबर, 0 टू इन्फिनिटी मेरी रेंज आ गई। तो ये तो मेरी इसकी डोमेन और रेंज होगी। अब इसको डिफाइन कैसे करना है? एल्जेब्रिकली, ग्राफिकली तो हमें समझ आ गया। एल्जेब्रिकली अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो बड़े ही ध्यान से समझना कि fx, अब मॉड x जो है वो कैसे बिहेव करेगा? अब ये दो तरीके से बिहेव करेगा। पहला है ये x की वैल्यू लेगा
जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है जी, यानी कि जब मेरी वैल्यू क्या होगी, जब मेरी वैल्यू आपने चेक करो यहाँ से 0 थी तो 0 ही आया, 1 थी तो 1 आया, 2 थी तो 2 ही आया। यानी कि x जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो फंक्शन ये x ही रहेगा, y इज इक्वल टू x बन जाएगा, सिंपल हो जाएगा फंक्शन। लेकिन जैसे ही x मेरा नेगेटिव नंबर होगा, अब x क्या है, इटसेल्फ नेगेटिव है, जैसे कि यहाँ पे सॉरी मैंने इधर y पे मार दिया था, ये मार्क्स इधर x पे आने चाहिए, x की वैल्यू इनपुट कर रहे हैं हम, ये मार्क्स हटा दो। अब x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू इज नेगेटिव नाउ, -1 -2, तो -1 पे y की क्या वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, तो साइन चेंज हो रहा है। तो दैट मीन्स x जब मेरा नेगेटिव है तो मेरे को नेगेटिव x लिखना है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये मेरी बेसिक डेफिनेशन है। आज के बाद जो मैं हमेशा याद रखूंगा एल्जेब्रिकली, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। 2 पीसीज हो गए ना फंक्शन के, 2 टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, इसको आप नंबर लाइन पे अगर करोगे डिनोट, सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरा ये क्या क्रिटिकल पॉइंट, इस 0 को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट। 0 इज माई क्रिटिकल पॉइंट या ब्रेक पॉइंट, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है फंक्शन, और ब्रेक पॉइंट। अब 0 से जब राइट में जा रहा हूँ और 0 पे जा रहा हूँ तो फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स बिहेव कर रहा है, और जब मैं लेफ्ट में जा रहा हूँ तो y इज इक्वल टू -x बिहेव कर रहा है। हम चेक कर सकते हैं, -1 डालूंगा तो एक माइनस का मल्टीप्लाई होकर 1 आएगा। ठीक है, तो ये मेरा फंक्शन किसी भी टाइप से मैं समझ सकता हूँ। नेक्स्ट हमारा स्पेशल फंक्शन है, दैट इज सिग्नम फंक्शन। ठीक है जी, सिग्नम फंक्शन क्या होता है, देखो सिग्नम फंक्शन को पहले फंक्शन को समझते हैं, डिफाइन इसे बाद में करेंगे। सिग्नम फंक्शन कहता है कि अगर मेरे पास ग्राफ बना रहा हूं मैं, तो सिग्नम फंक्शन कहता है कि जब तो x ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि ये वाली साइड, ठीक है जी, x की, तो y की वैल्यू हमेशा क्या होगी, y की वैल्यू विल ऑलवेज बी 1। तो y की वैल्यू 1 कहाँ होती है, सपोज यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो y की वैल्यू बना देते हैं हम 1। अब वो कहता है जब x लेस देन 0 होता है, x इज लेस देन 0 होगा, तो y की वैल्यू होगी -1। ठीक है, तो -1 कांस्टेंट यहाँ है, तो -1 ये होगी y की वैल्यू। अब रह गया मुद्दा 0 का। वो कहता है जब x 0 होता है तो y की वैल्यू भी 0 होती है। ठीक है जी, x 0 y 0 ओरिजिन हो जाएगा, तो मैं शेड कर दूंगा ओरिजिन को। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब मेरा x 0 पे यहाँ -1 शुरू हो रहा है, यहाँ पे नॉन इंक्लूसिव का नॉन शेडेड में सर्कल लगा दूंगा, मतलब कि x जब मेरा 0 है तो y की वैल्यू सिर्फ 0 है, और x की वैल्यू जैसे ही पॉजिटिव होगी y की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी, और x की वैल्यू जब नेगेटिव होगी y की वैल्यू हमेशा -1 रहेगी। ठीक है, ये मेरा सिग्नम फंक्शन होता है। अब इसको लिख कैसे सकते हैं, अब इसको हम कैसे लिखते हैं, इसका जो स्टैंडर्ड होता है उसको हम लिखते हैं mod x ओवर x। ठीक है जी, अब mod x ओवर x से आप देखो, जब आप इसमें x को पॉजिटिव डालोगे तो ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, नीचे भी पॉजिटिव हो जाएगा, कट के 1 आ जाएगा। राइट, अब जब आप x को नेगेटिव डालोगे तो नीचे -1 आ जाएगा, ऊपर +1 रहेगा, कट के -1 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये मेरा सिग्नम फंक्शन है, लेकिन 0 पे हम इसको नहीं लिख सकते। ठीक है जी, ये सिर्फ किसके लिए है, ओनली फॉर x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 0, या फिर आप कह सकते हो कि x नॉट इक्वल टू जब भी 0 है, ये मेरा अलाउड है। लेकिन जब मेरा x 0 होगा तब क्या होगा, तब मुझे एक अलग से बोलना पड़ेगा, और तब मेरा क्या होगा फंक्शन, मैं सिंपली उसको 0 ही लिखूंगा जब मेरा x 0 हो जाएगा। तो मेरे 2 तरीके से बिहेव कर रहा फंक्शन। तो अब मैं इसको डिफाइन करने की हालत में आ गया हूँ। अब मैं कहूँगा सिग्नम फंक्शन क्या होता है जी, सिग्नम फंक्शन मेरा होता है पीस वाइज बन जाएगा, mod x ओवर x होता है जब मेरा x 0 के बराबर नहीं होता, और 0 होता है जब मेरा x 0 होता है। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा और मैथमेटिकली आराम से इजी लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि fx इज इक्वल टू
कितना बना जी 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड fx is equal to 0 when x is equal to 0 and fx is equal to -1 when x is less than 0. ठीक है जी। तो हम इसको पीस वाइज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही अगर मैं उसको करूँगा पीस वाइज को एक बार ही कर देता हूँ तो कैसा बन जाएगा, सिंपल सा fx अगर ऐसा सिंपल है कि ये -1 है, 0 है और 1 है। -1 कब है, जब x लेस देन 0 है, 0 जब x 0 है और x ग्रेटर देन 1 है। तीनों ये मेरे सिग्नम फंक्शन को ही दिखा रहे हैं। ये थोड़ा सा, एक मिनट, ये थोड़ा सा एरर रह गया, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है जी, समझ आ गया। ये मॉड x बाय x का क्या है, मॉड x बाय x भी सिंपल सी चीज़ है। इसको मैं साइड में कर देखो, मॉड x बाय x को दो कंडीशन के लिए ट्राई करो आप। पहली कंडीशन क्या है कि x इज ग्रेटर देन 0 है, तो जैसे मेरी पहली कंडीशन x इज ग्रेटर देन 0 ले रहा हूँ मैं, तो अब पॉजिटिव नंबर आएगा ऊपर तो x मॉड x में से x बाहर आ जाएगा, नीचे भी पॉजिटिव है, कट के ये 1 आ गया ना, x इज इक्वल ग्रेटर देन 0 के लिए 1। अब जब सेकेंड कंडीशन में मैं x इज लेस देन 0 लूँगा तो मॉड x ऊपर नेगेटिव का तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में जो x है वो मेरा नेगेटिव x है, क्योंकि x जो है यहाँ नेगेटिव नंबर है। ऊपर वाला मेरा पॉजिटिव हो गया और नीचे वाला x मेरा नेगेटिव नंबर है, तो ऊपर वाला प्लस x टाइप का है और नीचे वाला माइनस x टाइप का है, क्योंकि x नीचे नेगेटिव नंबर है। तो जैसे ही आप काटोगे इसे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, तो लेस देन 0 के लिए -1 आ गया। तो इसलिए मैं सिंगल आइटम से, इस सिंगल आइटम से मैं -1 और 1 दोनों निकाल सकता हूँ, इसीलिए इसका सिंबल ये है। तो आगे अब देखते हैं कि इसकी डोमेन रेंज क्या बनती है। अब इसकी डोमेन रेंज के लिए यहाँ थोड़ी सी जगह यूज कर लेते हैं। डोमेन क्या है इसकी, डोमेन इसकी देखो x की इनपुट क्या है, तो x की इनपुट आप देख रहे हो सारी इनपुट अलाउड है, 0 से छोटा भी अलाउड है, 0 भी अलाउड है, 0 से बड़ा भी अलाउड है। तो डोमेन तो मेरी इसकी होगी रियल नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंज इसमें मेरी क्या आएगी जी, रेंज इसमें जो मेरी आएगी, रेंज इसमें जो आ रही है, हम देखते हैं कि y क्या वैल्यूज ले सकता है। तो y आप ध्यान से देखो सिर्फ 3 वैल्यूज ले रहा है, -1, 0 और 1। तो रेंज इसकी क्या आ गई जी, रेंज इसकी आ गई -1, 0 और 1, 3 एलिमेंट्स बस। तो सेट आ गया इसका 3 एलिमेंट्स का। नेक्स्ट फंक्शन जो है मेरा स्पेशल फंक्शंस की कंटिन्यूएशन में, इट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इंटीजर फंक्शन, ठीक है, मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में जिंट बुलाता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिंट। ठीक है, स्टैंडर्ड नहीं है, आप यूज कर सकते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अब होता क्या है, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर नाम पता चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। इसमें क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूँ इसको, इसकी हम इसे डिनोट कैसे करते हैं, fx, इसको डिनोट करते हैं हम ऐसे। ठीक है, fx इज इक्वल टू, इसका साइन ऐसे क्लोज ब्रैकेट टाइप का होता है, तो ये जेंट है इसमें। अब इस फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये जो सिंबल है इसका मतलब ये होता है जी कि अगर मेरी x की वैल्यूज, ठीक है, x की वैल्यूज वाइट से ही रखते हैं फिलहाल, x की वैल्यूज मेरी 0 से 0 अलाउड है, 1 के बीच में रहेंगी, 1 अलाउड नहीं है, यानी कि मेरी वैल्यूज x से 0 से 0.9999 तक रहेंगी। ठीक है, 1 नहीं आ सकता। तो जो मेरा fx है, यानी जो मेरा जेंट है, वो हमेशा ही क्या होगा जी, उसकी वैल्यू 0 निकल के आएगी, क्योंकि 0 से लेके 0.999 तक इंटीजर कौन सा सबसे बड़ा है, 0 ही सबसे बड़ा है। 0.1, 0.2 ये इंटीजर्स में नहीं आते, 0 के बाद नेक्स्ट इंटीजर इज 1 सीधा, और 1 इसमें अलाउड नहीं है हमें। तो 0 से 0.999 तक हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 0 है। ऐसे ही 1 से जब मैं करूं बात, 1 से लेके 2 तक, अब 2 को नहीं लेंगे, 1 को लेंगे, तो क्या होगा कि 1 से 2, अब मेरा क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आएगी 1। ठीक है, ऐसे ही 2 से 3 के साथ, मतलब 2 से हम 2.9999 तक जा रहे हैं, हम 3 नहीं ले सकते, तो
ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आएगी 2। ये तो हो गए पॉजिटिव साइड के, ठीक है जी। अब नेगेटिव साइड के समझते हैं कुछ। नेगेटिव साइड में सपोज मैं -1 से 0 जा रहा हूं। अब मेरा -1 से 0 जा रहे हैं। अब इसमें -1, 0, -0.9, -0.8, -0.5, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1, 0 क्योंकि अलाउड नहीं है। ऐसे ही -2 से जब मैं -1 जाऊंगा तो -1.8 होगा, लेकिन उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -2, ठीक है जी। इसके साथ मैं आपको एक एक एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल भी लिखता हूँ। और एग्जाम्पल में क्या है, तो एग्जाम्पल में आपको एक दे के समझा रहा हूँ डिफरेंट कलर से। और वो क्या है कि सपोज मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरे पास 0.x की वैल्यू, यहाँ मैं x की इनपुट कर रहा हूँ वैल्यू, x की वैल्यूज को इनपुट कर रहा हूँ, और यहाँ जिंट x की वैल्यू निकल के आ रही है, राइट। तो क्या निकल के आ रही है? देखो, x की वैल्यू जब 0 और 1 के बीच में मैं सपोज 0.5 ले रहा हूँ, तो मेरा जिंट की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 0। जब मैं x की वैल्यू 1.5 ले रहा हूँ सपोज, तो क्या निकल के आ रही है? 1। 2 और 3 के बीच में आप कुछ और ले सकते हो, 2.9 भी ले सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। 2.9 ले रहे हैं तो जिंट की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? 2। अब नेगेटिव की केस में ध्यान से समझना, जब मैं -1 और 0 के बीच में ले रहा हूँ, यानी मैं -0.8 ले रहा हूँ, तो -0.8 की क्या आएगी जिंट की वैल्यू? -1, क्योंकि वो -1 से 0 के बीच में पड़ता है और 0 इंक्लूसिव नहीं है। ऐसे ही -1.3 की वैल्यू क्या आएगी? इससे छोटा लेफ्ट में क्या पड़ रहा है? -2, तो -2 आएगी इसकी वैल्यू। 1 मत लिख देना, ये बहुत कॉमन एरर है जो हो जाता है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, अब इसको एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ठीक है। ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है जी। अब देखो, बड़े ध्यान से देखना। पहला मैंने क्या लिया? 0 से 1, इसको प्लॉट कर रहा हूं मैं। x जब 0 से 1 होगा, x जब 0 से 1 होगा, तो जिंट यानी y क्या निकल के आ रहा है? फंक्शन क्या निकल के आ रहा है? fx 0। तो 0 से 1x जब होगा तो सब पे 0 आ रहा है, 0 पे भी 0 आ रहा है, 0.1 पे भी, तो 1 सपोज यहां तक है, तो मेरा क्या आ रहा है जी? ये सारे पे 0 ही आ रहा है, उठ ही नहीं रही वैल्यू, ठीक है। तो 0 पे 0। अब क्या हो रहा है मेरा? जब मैं सेकंड देख रहा हूं, 1 से 2 जब मेरी x वैल्यू ले रहा है, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है? 1। तो 1 से जब 2 ले रहा हूं तो y क्या आ रहा है? 1। तो y क्या आ जाएगा? 1 से 2 में x की वैल्यू 1.9 तक 1 ही रहेगा, ठीक है। 1.9 तक 1 रहने का मतलब, अगर ये 2 है तो 2 पे मुझे एक एम्प्टी सर्कल बनाना पड़ेगा। मतलब मैं क्या शो कर रहा हूं कि मेरे x 2 पे y 1 नहीं है। ऐसे ही आप एक सर्कल y x मेरे 1 पे y 1 नहीं पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे एक एम्प्टी सर्कल बना सकते हैं। मतलब x 1 पे मेरा y जो है वो 0 के x इस पे 1 पे चेंज हो रही है ना वैल्यू, देखो 1 पे मेरी वैल्यू 1 आ रही है ना, तो वो ऊपर चली जाएगी। या आप यूं कह सकते हो, यहाँ पे आप शेडेड पोर्शन बना लो। अगर आपको कन्फ्यूजन है, आप यहाँ पे शेडेड पोर्शन बना सकते हो। एक जगह एम्प्टी बन गया और एक जगह शेडेड बन गया। y 0 पे x 0 पे y 0 शेडेड बना दिया हमने, और 1 वाला वो बना दिया अनशेडेड। अब थर्ड लाइन को प्लॉट करते हैं कि 2 से 3 जब वैल्यू लूंगा x की तो 2 ही रहेगा। तो 2 से 3 सपोज यहाँ तक है, तो 2 से 3 में वैल्यू 2 ही रहेगी। तो 2 पे तो 2 आएगी वैल्यू, तो शेडेड पोर्शन रहेगा। अब सारी लाइन 2 वैल्यू है, शेडेड चलती रहेगी। लेकिन 3 पे आके 2.9 पे आके ये 3 का जो सर्कल रहेगा मेरा, ये नॉन शेडेड रहेगा, राइट। अब नेगेटिव वाले को प्लॉट करते हैं। नेगेटिव वाले के अंदर मेरे को -1 से 0 डालनी है x की वैल्यू, ठीक है जी। और y की वैल्यू क्या रहेगी? -1। तो y की वैल्यू क्या रहेगी? -1। और मैं कहाँ से? -1 से 0 जब जाऊंगा, यहाँ पे -1 है,
-1 से 0 जब मैं जाऊंगा तो y की वैल्यू -1 रहेगी। अब -1 पे कितनी वैल्यू आएगी, -1 ही आएगी, राइट। तो मैं -1 को क्या करूंगा, शेड कर दूंगा, और 0 वाले को मैं सर्कल लगा सकता हूं क्योंकि 0 की वैल्यू मेरी ऊपर आ चुकी है, y 0 पे, x 0 पे, y 0 है। अब इसके बाद -2 वाला, -2 वाले में देखो आप, x जब -2 से -1 जाएगा, x ने कि -2 से -1 जाना है, ये -2 ले लेते हैं, तो -2 से -1 जब x जा रहा है तो y ने क्या जाना है, -2 जाना है, y ने -2 रहना है, तो -2 y का ये रहा नीचे, x -2 से -1 जा रहा है, ठीक है जी, और मेरा -1 तक आ रहा है। अब सर्कल्स रह के बाद, तो सर्कल्स में आप साफ देख सकते हैं कि -1 तो ये वैल्यू ले नहीं सकता, ऊपर ले चुका है, -2 पे वैसे भी जिंट की वैल्यू -2 ही रहेगी, ठीक है। तो ये मेरा ग्राफ है, ऐसे अनलिमिटेड है, ऊपर नीचे जितने मर्जी आप बना सकते हो। तो ये मेरा ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। इसमें आप देखो, अगर हम इसमें वेरीफाई करने की कोशिश करें तो वेरीफाई करने के लिए कलर में अलग से चुन लेता हूँ, ग्रीन। अब सपोज मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ, x की वैल्यू -1/3, x की वैल्यू -1/3 का है, यहाँ पे है जी x की वैल्यू -1/3 सपोज मेरी, ठीक है, ओके डन। अब y की वैल्यू क्या है इसमें, y की वैल्यू -2 है, तो y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू के लिए नीचे जाना पड़ेगा, -2 पे आ रही है क्योंकि ये -2 है मेरी वैल्यू, तो ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, -1.3, -2 हो गया। तो ये तो मेरी x की वैल्यू इनपुट हो गई, और ये मेरा y आउटपुट जिंट x हो गया, ओके। तो अब इसके डोमेन रेंज हम डिस्कस करने की कंडीशन में है। तो डोमेन क्या है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसे, डोमेन मेरी है जी, अब x की इनपुट देखो, x की इनपुट आप लेफ्ट हैंड साइड से देखो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 से 1 है, यहाँ 1 इंक्लूसिव नहीं था तो अगले में 1 आ गया, 1 से 2, 2 से 3, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी हर कुछ अलाउड है, ठीक है। x की इनपुट अगर मैं यहाँ बात करूँगा, कोई भी नंबर डाल सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसलिए डोमेन इज माई रियल नंबर्स। अब रेंज क्या है जी इसकी, ये इज इक्वल टू लगाया करो, इम्प्लाइज की जगह इज इक्वल टू का निशान, क्योंकि सेट है। अब रेंज क्या है जी इसकी, रेंज है, अब आप ध्यान से देखो y क्या निकल के आ रहा है, दिस इज माई, ये निकल के आ रहे हैं आंसर्स में मेरे, और आंसर्स में मेरे सिर्फ इंटीजर्स निकल के आ रहे हैं, ओनली इंटीजर्स आर अलाउड, ठीक है। तो रेंज इज माई z, ओनली इंटीजर्स, तो ये मेरी डोमेन रियल नंबर्स होगी, रेंज मेरे z हो गए। तो बेसिकली इस फंक्शन का मतलब क्या हुआ, इस डोमेन रेंज को ध्यान में रख के समझोगे अगर, कि मैं जो मर्जी डालूं, जो मेरा आंसर है वो इंटीजर्स की फॉर्म में ही आना है, और इंटीजर्स की फॉर्म में कैसे आना है कि 0 से 1 अगर मैं ले रहा हूँ तो 0 आएगा, 1 से 2 ले रहा हूँ तो 1 आएगा, 2 से 3 ले रहा हूँ तो 2 आएगा, क्योंकि सिर्फ लेफ्ट वाली वैल्यूज अलाउड है, राइट वाली वैल्यूज मेरी अलाउड नहीं है, ठीक है। क्लियर है जी सबको। नेक्स्ट टॉपिक इज अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। ये बहुत ही आसान है, सिंपल है। अब ये क्या बोलता है कि लेट एडिशन पे पहले बात कर रहा है, कि लेट एफ फंक्शन है x2 r और g फंक्शन है x2 रियल नंबर्स, ठीक है, बी एनी टू रियल फंक्शंस वेयर x इज सबसेट ऑफ r, तो x भी बेसिकली रियल नंबर्स का ही सबसेट है, तो मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अभी हम सब कुछ रियल नंबर्स में ही कर रहे हैं। देन वी डिफाइन, अब आया चीज कि f प्लस जी एक नया फंक्शन ये बना रहा है, f पहले एक अलग फंक्शन डिफाइन किया, g एक अलग फंक्शन डिफाइन किया, अब कहता है f प्लस जी फंक्शन अगर है x2 r ही जा रहा है वो अगर, तो सिंपल सी बात हम क्या कर सकते हैं, अगर f ऑफ g मांगा गया है x के ऊपर, तो हम दोनों का fx और gx अलग अलग निकाल के उनको ऐड कर सकते हैं, एक ही बात होगी, क्योंकि f प्लस जी आप दो फंक्शंस को ऐड करोगे तो उससे बेटर है कि आप एक एक फंक्शन का अलग निकाल के वैल्यूज उनको ऐड कर लो, ठीक है। तो ये एडिशन में लग सकता है और पूरे x के लिए लग सकता है, जो मेरी डोमेन दी थी उसने। ऐसे ही बड़े आराम से बाकी ऊपर कंडीशन सेम है, अगर f माइनस जी एक्स का आ जाता है तो आप fx पहले निकालो अलग से, gx निकालो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन में सेम कर सकते हैं। सिमिलरली आप मल्टीप्लिकेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन में दो तरीके से, अगर तो मैं अल्फा इंटू एक्स कर रहा हूँ, अल्फा को मैं फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अल्फा क्या है मेरा, अल्फा कांस्टेंट है यहाँ पे मेरा, ठीक है। तो मैं पहले मैं एफ एक्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, अल्फा को मैं बाद में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है।
तो अगर फंक्शन से अल्फा पहले मल्टीप्लाई हो रहा है तो बाद में भी हो सकता है, पहले मैं एफ कैलकुलेट करके इसको बड़े आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि एफ मेरे लिए बड़ा आसान है कैलकुलेट करना। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन अगर कांस्टेंट के साथ नहीं होगी और दो एफ इंटू जी करना है, मुझे एफ इंटू जी पहले करना है, ठीक है जी, एक्स का, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एफ एक्स कैलकुलेट कर लूंगा और जी एक्स कैलकुलेट कर लूंगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, वो भी इक्विवेलेंट ही होंगे। तो जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन है। सिमिलरली कोशेंट में भी ऐसे ही है, ठीक है। कोशेंट में भी क्या है कि अगर आपको एफ ऑफ एफ ओवर जी करना है एक्स का, तो आप क्या कर सकते हैं जी, आप इसको एफ एक्स निकाल के डिवाइड कर सकते हैं जी एक्स से। अब बस कंडीशन एक ही रहेगी, नीचे वाला जी एक्स जो है दैट कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। ये अब क्योंकि हमने सीख लिया डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो ये वाला रूल इसमें भी एज इट इज ही लग जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल 16, ऊपर वाली प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करेंगे हम कि एफ एक्स देखो उसने क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, जी एक्स उसने क्या दिया हुआ है, 2x + 1 दिया हुआ है, तो दो रियल फंक्शंस उसने दे दिए एफ एक्स एंड जी एक्स। अब उसने बोला है फाइंड f प्लस जी ऑफ एक्स, पहले हम f प्लस जी ऑफ एक्स ढूंढेंगे, ठीक है, फिर हम f माइनस जी ऑफ एक्स ढूंढेंगे, फिर हम f इंटू जी ऑफ एक्स ढूंढेंगे, फिर हम f अपॉन जी ऑफ एक्स ढूंढेंगे। तो चारों चीजें दे दी जो उसने ऊपर रूल मांगे थे, तो अब देखते हैं कैसे करेंगे। f प्लस जी ऑफ एक्स जब हम ढूंढेंगे तो हमें पता है f प्लस जी के लिए हमने क्या प्रॉपर्टी बनाई थी कि f प्लस जी ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, कि मैं एफ एक्स प्लस जी एक्स अलग अलग कर दूंगा, ये उसके इक्विवेलेंट होता है। तो एफ एक्स मेरे पास यहाँ बड़ा आसान है, ऊपर दिया हुआ मुझे एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, एफ एक्स मेरे पास एक्स स्क्वायर है और जी एक्स क्या है, 2x + 1 है, 2x + 1, तो दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ। तो जैसे मैंने ऐड किया तो मेरा ये f प्लस जी ऑफ एक्स आ गया, अदरवाइज ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इतना सिंपल है ये। ऐसे ही मेरा सब्ट्रैक्शन में भी कर सकता हूँ मैं, देखो ये f प्लस जी एक्स का मेरा ये आंसर आ गया सीधा सीधा। अब सब्ट्रैक्शन में हम करेंगे तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, f माइनस जी ऑफ एक्स निकालेंगे, तो आप माइनस कर दो, f माइनस जी ऑफ एक्स में मैं फिर से एफ एक्स माइनस जी एक्स कर सकता हूँ, तो अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 हो जाएगा, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो यही मेरा यहाँ पे आ गया जी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई देखेंगे f इंटू जी ऑफ एक्स, उसमें हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे बस एफ एक्स और जी एक्स को, और सिंपली उसको खोल देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, आ गया मेरा आंसर। डिवीजन में देखो, अब आप डिवीजन में आपने एफ अपॉन जी ऑफ एक्स करना है, तो एफ एक्स ओवर जी एक्स अलग अलग कर सकते हैं, तो एफ एक्स ऊपर आ गया, जी एक्स नीचे आ गया, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू -1/2 लिख दिया, क्योंकि 2x + 1 मेरा 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो यहां से मेरा x नॉट इक्वल टू -1/2 आ गया। तो ये सिंपली मैं ऐसे फंक्शंस को फाइंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 17, क्या बोल रही है जी, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू √x एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, फिर से दो फंक्शंस दे दिए इसने। बी द टू फंक्शंस डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। नॉन नेगेटिव मतलब कि जीरो भी अलाउड है, जीरो से बाकी सब पॉजिटिव, जीरो से इन्फिनिटी सब अलाउड है। फाइंड f प्लस जी एक्स, तो f प्लस जी निकालना है आपको, f माइनस जी ऑफ एक्स निकालना है, f g निकालना है और f अपॉन जी निकालना है, ठीक है। तो f प्लस जी सिंपल, अब ऐड ही करना है दोनों को, एफ एक्स प्लस जी एक्स अलग अलग ऐड कर सकता हूँ, तो देखो ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, दोनों को ऐड किया, फंक्शन बन गया, इससे ज़्यादा और तो एडिशन हो नहीं सकती। क्लियर है। नेगेटिव में क्या करेंगे, f माइनस जी में क्या करेंगे, f माइनस जी ऑफ एक्स में एफ एक्स माइनस जी एक्स कर देंगे, तो ये मेरा एफ एक्स है, देखो ये माइनस जी एक्स, कुछ नहीं करेंगे, इससे आगे कुछ नहीं कर सकते, सिंपल यहीं पे स्टॉप हो जाएगा हमारा ऑपरेशन। थर्ड है जो हमारा f इंटू जी ऑफ एक्स करना है, तो f इंटू जी ऑफ एक्स जो करेंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे एफ एक्स कर दिया मल्टीप्लाई बाय जी एक्स कर दिया। अब इसमें हम कर सकते हैं एक स्टेप, क्योंकि ये हाफ है पावर, ये 1 है, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो x 3/2 हो जाएगा, क्योंकि मेरी हाफ प्लस 1 पावर ऐड कर दूंगा तो 3/2 हो जाएगा। अब लास्ट इज f अपॉन जी ऑफ एक्स, तो f अपॉन जी ऑफ एक्स को कैसे कर सकते हैं हम कि एफ एक्स ऊपर जी एक्स नीचे, बस एक ख्याल रखना है कि नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ भी क्योंकि पावर्स के माइनस हो जाएंगी, ऊपर हाफ है नीचे 1 है, तो -1 कर देंगे तो x माइनस हाफ आ जाएगा, और साथ में कंडीशन क्या लगा देंगे, x इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो मैंने ऐसे फंक्शंस को डिफाइन कर दिया।
हेयर कम्स एक्सरसाइज 2.3। ये क्या बोलती है जी? फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस? कौन से रिलेशंस जो है वो फंक्शंस हैं? गिव रीजंस। इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। अगर ये फंक्शन है तो आपको डोमेन और रेंज बतानी है। तो पहले तो रिलेशन को चेक करना फंक्शन है कि नहीं है। तो फर्स्ट टाइप बड़ा ही सिंपल सा है, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा उसको देख लेते हैं। तो 2 है जी, फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम। 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, 17 है। तो फर्स्ट एलिमेंट तो रिपीट नहीं कर रहा, तो ये मेरा फंक्शन डेफिनेटली है। यस, दिस इज अ फंक्शन। डोमेन क्या होगी? फर्स्ट एलिमेंट का सेट बना दो, 2, 5, 8, 11, 14 और 17। तो डोमेन इज माई 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17। ये डोमेन हो गई मेरी। और रेंज क्या हो गई जी मेरी? रेंज मेरी सिंपली सेकंड एलिमेंट को लिख देंगे हम, 1 है, रेपिटेशन नहीं लिखेंगे, सारे ही 1 है। ठीक है जी, तो सिर्फ 1 ही रह जाएगी रेंज। अब सेकंड एलिमेंट रिपीट जितना मर्जी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो फंक्शन स्टिल रहेगा। तो फर्स्ट आइटम में, फर्स्ट पार्ट में हमें ये मेरा आंसर आ गया। सेकंड में पिंक से कर रहे हैं। इसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट को 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है। तो यस, दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। और डोमेन मेरी क्या आ जाएगी जी? डोमेन मेरी आ जाएगी 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। फर्स्ट एलिमेंट को लिस्ट डाउन कर दिया, मेरी डोमेन बन गई। और रेंज मेरी क्या आएगी जी? सेकेंड एलिमेंट्स देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सारे उस रिलेशन में से सेकंड एलिमेंट मैंने उठा लिए। थर्ड सिंपल सा लग रहा है। 1 है इधर, सेकंड में 1 रिपीट हो रही है, तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा रिपीट हो रहा है। सो इसका आंसर है नो, दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। नो इट इज, या दिस रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट 1 जो है रिपीट कर रहा है। सो सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। तो डोमेन एंड रेंज वाले सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये वाला सुपरस्टार क्वेश्चन है, इसके पेपर में आने के 200% चांसेस हैं। ठीक है जी। फर्स्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट कहता है देखो fx इज इक्वल टू मॉड x। तो अभी आप मॉड x का फंक्शन को हम समझते हैं। मॉड x में हमें पता है अंदर जो मर्जी जा सकता है, बाहर हमेशा पॉजिटिव आएगा निकल के, और बाहर अगर पॉजिटिव निकल के आएगा तो बाहर एक नेगेटिव साइन भी मेरा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो पॉजिटिव चीज़ को जब मैं नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि इस चीज़ ने तो हमेशा मॉड ने सॉल्व होकर पॉजिटिव आना है, इसके साथ जब मैं नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। ठीक है जी। तो मेरी डोमेन क्या हो गई इसकी? डोमेन तो मेरी इनपुट होगी रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो गई जी मेरी? रेंज मेरी सेट होगी, इक्वल टू डालना आपने। रेंज मेरा किसका सेट हो गया? मेरा नेगेटिव नंबर्स का सिर्फ। तो मेरा नेगेटिव नंबर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? आर नेगेटिव, ऐसे भी लिख सकते हैं आर नेगेटिव। ठीक है, बट इसमें 0 भी अलाउड है। अगर 0 डालेंगे तो नेगेटिव 0 0 ही आएगा ना। तो मैं इसको आर नेगेटिव ना लिख के इसे -इन्फिनिटी से 0 तक लिख दूंगा, और 0 को मैं क्लोज्ड ब्रैकेट लगाऊंगा क्योंकि 0 अलाउड है, और -इन्फिनिटी में हमेशा ओपन ब्रैकेट लगती है। ठीक है जी। अगर आप इसको r के साथ लिखना चाहते हो तो आप कैसे लिख सकते हैं कि r नेगेटिव तो ले लिया आपने सारे रियल नंबर्स, यूनियन करेंगे आप इसकी, क्योंकि सेट है ना ये, यूनियन करेंगे, एक 0 एलिमेंट और लेंगे आप। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसे, अलग अलग तरीके हैं लिखने के। तो ये तो तरीका मेरा इंट्यूशन का हो गया कि मैंने देखा और मुझे पता चल गया। अब सेम चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं? ठीक है, तो मॉड का तरीका हमारा क्या है? मॉड का तरीका हमारा इज fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड x। क्लियर है? अब इसको कैसे लिख सकते हैं? देखो, अब इसको मैं आपको एनालॉजी दूंगा कि ऊपर जो हमने कंसेप्ट में डिस्कस किया था, मॉड x को कैसे लिखते थे हम? मॉड x को लिखते थे हम, x होगा जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और माइनस x होगा जब x लेस देन 0 होगा। ठीक है, इसी एनालॉजी को यूज करके नीचे भरो। देखो, माइनस मॉड x मतलब मॉड वाली आइटम मेरी x कब होगी? x कब होगी?
जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, लेकिन माइनस साइन जो बाहर है वो एज इट इज लगेगा, ठीक है ना। तो माइनस एक्स कब होगा? जब x ग्रेटर देन 0 होगा, और जब x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा? अंदर वाली चीज नेगेटिव आएगी, उसके साथ एक नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव x हो जाएगा, क्योंकि मॉड वाली आइटम होगी ना नेगेटिव, तो सिर्फ तो x इज लेस देन 0, यानी कि ये क्या निकल के आ जाएगा जी? ये मेरा बेसिकली प्लस x बन जाएगा, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करो, ये क्या बोल रहा है। दो केस मेरे आ गए, अब मैं दो केस लेता हूं नीचे। एक केस में लेता हूं कि x मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ठीक है। इस केस में क्या है? मेरा फंक्शन माइनस एक्स है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है जी। और एक केस है मेरा x इज लेस देन 0, जिसमें y क्या है मेरा? y इज इक्वल टू x है, लेस देन 0 में x है ना मेरा y। अब इसमें क्या करते हैं? डोमेन देखो, डोमेन तो हमें यहाँ से मिल रही है, डोमेन मेरी जो ये राइट हैंड साइड में x मेरी कोई भी वैल्यू ले सकता है, 0 से लेस भी ले सकता है और 0 से ग्रेटर भी और 0 भी। तो डोमेन तो मेरी रियल नंबर आ गई, एक चीज तो मेरी कंफर्म हो गई यहाँ पे इस क्वेश्चन से भी, ठीक है जी। दूसरा क्या है? दूसरी उसमें अब दो केसेस मैंने बनाए हैं, वो मैं रेंज के लिए बना रहा हूँ। तो रेंज कहाँ से निकल के आएगी कि y कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है, ठीक है। fx को हम y बोल सकते हैं ना, तो y कौन कौन सी वैल्यूज ले सकता है। अब आप यहाँ देखो, जब x इज ग्रेटर देन 0 वाला केस कर रहा हूँ मैं, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या है? माइनस y है एक टाइप से। अब x के ऊपर तो ग्रेटर देन 0 का ये चीज लगी हुई है मेरी केस, तो यहाँ पे मैंने x निकाल लिया, ये दैट मीन्स माइनस y इज ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। बात समझ आ गई? अब माइनस साइन आपने दोनों तरफ माइनस से डिवाइड करना है, तो इनइक्वालिटी रिवर्स कर जाएगी, y इज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। एक आइटम तो मेरी ये आ गई, ठीक है। अब इस साइड देखो, x इज लेस देन 0 में y इज इक्वल टू x है, तो यहाँ तो सिंपली मैं x वाली कंडीशन ही लगा देता हूँ, तो y इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक कंडीशन ये आ गई। अब देखो, बड़े ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। जब मैं केस 1 और केस 2 को ले रहा हूं, है ना, केस 1 मेरा ये है, केस 2 मेरा ये है। जब मैं आपस में इन दोनों की बात कर रहा हूं तो मैं यूनियन कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं यूनियन कर रहा हूं। और जब मैं केस 1 को ऐसे हॉरिजॉन्टली देख रहा हूं, तो x मेरा जो है वो इंटरसेक्शन टाइप का हो रहा है, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा लेफ्ट हैंड साइड में भी, ठीक है। तो जब हम इसमें पीस वाइज में इधर भी हम जो कम करेंगे वो हम इंटरसेक्शन करेंगे, दोनों केसेस की यूनियन करेंगे क्योंकि हमने उनको बांट लिया है, और आपस में x की वैल्यूज इंटरसेक्ट करेंगी, इंटरसेक्शन करेंगे हॉरिजॉन्टली, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 कंडीशन को मैं नहीं छोड़ सकता केस 1 में, यहाँ भी मैं इसको हमेशा ग्रेटर देन 0 ही पुट करूंगा, लेस देन 0 नहीं पुट कर सकता, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टली मैं इंटरसेक्शन करता हूँ और वर्टिकली यूनियन करता हूँ, क्योंकि यूनियन में क्या होगा कि फर्स्ट और सेकंड केस दोनों को मिला के पूरा फंक्शन बन रहा है ना मेरा, इसलिए दोनों वैल्यूज की यूनियन करनी पड़ेगी। डोमेन में भी मैंने यूनियन करी है, देखो डोमेन में मैंने x की वैल्यू 0 से ऊपर और 0 ये ले ली, लेस देन 0 ये ले ली, तो मेरा पूरा रियल नंबर्स डोमेन आ गई थी, यूनियन करी थी। ऐसे ही अब मैं नीचे भी क्या करूंगा? यूनियन करूंगा यहाँ पे। तो मैं अगर इसको 1 बोल देता हूँ और इसको 2 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं फ्रॉम 1 and 2, और यहाँ आपको हिंट क्या दे रहा हूँ कि 1 को यूनियन करना है 2 के साथ, तो y जब लेस देन 0 ले रहा हूँ और लेस देन इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो यूनियन में दोनों क्या आएगा? y इज लेस देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है जी। तो ये मेरा बिल्कुल यही है, रेंज को क्या बता रहा है? लेस देन 0 को हम यही लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से 0, और 0 इंक्लूडेड है विद क्लोज्ड ब्रैकेट। ये क्या है? ये क्लोज्ड ब्रैकेट है, पहले भी मैंने आपको बताया था। तो ये क्वेश्चन मेरा ऐसे होगा। नेक्स्ट इज सुपरस्टार क्वेश्चन, 200% पेपर में आएगा, ठीक है। क्या बोलता है इसको बड़े ध्यान से समझते हैं। देखो डोमेन और रेंज निकालनी है इस क्वेश्चन में हमें, सेकंड पार्ट है ये ऊपर वाले क्वेश्चन का। तो डोमेन मेरी सारी x की वैल्यूज होती हैं जो इनपुट होती हैं, और fx को मैं y बोल देता हूं, तो y की सारी जो वैल्यूज आएंगी वो रेंज होती हैं, यानी आउटपुट, ठीक है। अब इसमें रूल नंबर 1 क्या लगेगा? मेरा फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज हम सबको पता है कि रूट के अंदर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, रियल नंबर्स के लिए तो कम से कम नहीं। तो सबसे पहले हमारा रूल नंबर 1 क्या बनेगा डोमेन रेंज में, कि रूट के अंदर हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगी चीज। तो इसी चीज को अगर मैं लेता हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर
जो है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ऊपर 0 का रूट 0 होता है, तो न्यूमरेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें क्या होगा, इसको जब हम इक्वालिटी को रिवर्स करेंगे x² माइनस 9, तो ये इक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी सॉरी, साइन रिवर्स हो जाएगा क्योंकि मैंने माइनस से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, x प्लस 3 x माइनस 3 इज लेस देन 0। अब ये हमने इनइक्वालिटी चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, लेकिन हमने वहाँ पे लीनियर की पढ़ी थी। क्वाड्रेटिक में मैंने आपको क्या बताया था कि क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी जब ऐसे आती है, जब लेस देन 0 होता है, तो क्या होता है, यहाँ पे एक मेथड का नाम भी सुनिए, और वो होता है वेवी कर्व टाइप का मेथड बोलते हैं। ऐसे एनसीईआरटी में अलाउड नहीं है, नंबर कट जाते हैं, ठीक है, लेकिन कंपटीशन में अलाउड है। नाम आप याद रख सकते हैं, वेवी कर्व मेथड, ठीक है जी, वेवी कर्व मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें आप ब्रेक पॉइंट्स लिख लेते हैं। अब ब्रेक पॉइंट्स क्या है, यहाँ से -3 आएगा और यहाँ से +3 आएगा, अगर इक्वल टू 0 करके डाल दूंगा, ठीक है, तो इक्वल टू 0 करके मैंने ब्रेक पॉइंट्स निकाल लिए। तो यहाँ से मेरा इक्वल टू 0 में -3 आएगा और यहाँ मेरा +3 आ गया, तो ये पॉइंट्स पे मेरा फंक्शन 0 हो जाएगा, है ना, -3 और +3 पे 0 आएगा फंक्शन मेरा। तो ये दोनों वैल्यूज इक्वल टू का निशान है, तो अलाउड तो मुझे है ही है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जब इसके ऊपर ऑड पावर होती है, ठीक है, क्या कौन सी पावर, ऑड, ये देखो ये पावर ऑड है, दोनों 1 1 है ना, ठीक है, तो +3 कहाँ से आ रहा है, +3 मेरा इधर से आ रहा है, +3 मेरा इधर से आ रहा है, तो +3 जो मेरा यहाँ से आ रहा है, तो मैं उसके राइट में हमेशा एक प्लस लगा लूंगा, ऑलवेज, ठीक है। और जैसे ही मैं ये एक निशान ऐसे लाऊंगा, वेव बना रहा हूं मैं, 3 पे आने के बाद अगर तो मेरा जिससे 3 आ रहा है उसकी पावर ऑड है, 1 है इस केस में, तो मेरा वेव साइन चेंज हो जाएगा, वेव नीचे चली जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा, प्लस से नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहाँ 2 होती पावर, तो ये मैं ऊपर की तरफ यूं ही ले आता वापस से, साइन चेंज नहीं होता, प्लस का प्लस रहता, लेकिन क्योंकि ऑड है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी वेव। अब -3 कहाँ से आ रहा है, -3 मेरा इससे आ रहा है, ब्रेक पॉइंट, तो इसकी पावर भी ऑड है, तो अब माइनस से फिर दोबारा साइन चेंज होगा और प्लस हो जाएगी। तो क्या सीखा हमने कि लेफ्ट में हमेशा प्लस से चलेंगे हम, और उसके बाद अगर ऑड पावर है तो साइन चेंज करते जाएंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी में आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं, आप इस कर्व को मत ड्रॉ करना, प्लस माइनस प्लस डाल देना बस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस अलाउड है। अब यहां से देखो, अब इस इक्वेशन को मैं पढ़ूंगा तो क्या है कि अब मेरा सोल्यूशन निकल जाएगा डायरेक्ट। मुझे क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसकी वैल्यूज मुझे क्या रखनी है, नेगेटिव रखनी है, इक्वल टू 0 या नेगेटिव। इसका यही मतलब हुआ ना कि इसको पूरे को लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होके मेरा या तो इक्वल टू 0 रहेगा या नेगेटिव रहेगा। तो अब देखो नेगेटिव पोर्शन मेरा ये -3 से 3 वाला है, नेगेटिव पोर्शन, तो x मेरा -3 से 3 रहेगा, और 0 भी अलाउड है, और 0 कहाँ पे है, 0 मेरी -3 पे और 3 पे 0 आ रहा है ये फंक्शन। तो x मेरा क्या आ जाएगा जी, x मेरा आ जाएगा, x विल बिलोंग टू क्लोज्ड -3 से 3। ये मेरी क्या हो गई जी, ये मेरी डोमेन हो गई, ठीक है। अब आपको एक शॉर्टकट सीधा सा, इसको मैं और भी आपको समझाता हूं, उसे एक शॉर्टकट आप क्या याद रख सकते हो, शॉर्टकट ये याद रख सकते हो, जब भी लेस देन इक्वल टू का निशान है, ठीक है, तो वैल्यू हमेशा उसके ब्रेक पॉइंट्स के बीच में रहेगी, जैसे यहाँ पे -3 से 3 के बीच में रह रही है, ठीक है। और ग्रेटर देन का निशान अगर होता तो वो बाहर चली जाती, यानी 3 से इन्फिनिटी चली जाती यहाँ पे, और -∞ से -3 चली जाती है, आप देख पा रहे हो। तो ये आप सीधा सीधा इसको, बड़ा आसान सी चीज़ है, रट भी सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको समझा दिया ये कैसे आता है। अब इसको अगर आप और समझना चाहते हो ना, तो मैं आपको और हेल्प कर सकता हूँ। अगर आपको क्या करना है, मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आप एक एक इंटरवल में से वैल्यू उठा लो। जैसे आप यहाँ पे 3 के ऊपर कौन सी वैल्यू है, 4 उठा लेते हैं यहाँ से। इस इंटरवल में से कौन सी वैल्यू उठाओगे, -3 के नीचे 0 उठा लेते हैं। और यहाँ पे चेक करने के लिए यहाँ पे आप कौन से इंटरवल उठा सकते हैं, -4 उठा लेते हैं, है ना। तो ये मेरे पास इंटरवल्स है। अब आप इनकी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, जैसे 4 की वैल्यू आप पुट करके देखो यहाँ पे,
इस फंक्शन के अंदर, इनइक्वालिटी के अंदर इसमें पुट करो, तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना सिर्फ। तो क्या बन रहा है पॉलिनोमियल की वैल्यू 4 + 3 7, 4 - 3 1, तो 7 × 1 कितना हुआ +7 हो गया ना। समझ आ गया जी सबको। 4 इंटू यहाँ पे 4 + 1 देखो, यहाँ पे 4 + 3 7 टाइप का बन रहा है और यहाँ 1 टाइप का बन रहा है, तो 7 + 7, तो देखो मैंने प्लस लिखाया था तो ठीक है ना, प्लस आ रहा है ना आंसर हमेशा, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। अब 0 पुट करके देखो, 0 जैसे ही आप x की जगह रखते हैं तो 3 × -3 हो जाता है, तो वो तो -9 आ जाएगा, तो देखो हमारा नेगेटिव बिल्कुल ठीक है जी निशान। वैल्यू सॉल्व करके पॉलिनोमियल की नेगेटिव आ रही है 9। और जब मैं इसमें -4 डालता हूं तो -4 + 3 ये -1 हो जाएगा, और -4 - 3 ये -7 हो जाएगा। तो -1 और -7 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर से +7 आ जाएगा। देखो जी हमारा आंसर -4 डाल के प्लस आ रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। आप एक वैल्यू डाल के बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं इस चीज को, ठीक है जी। तो ये मेरा डोमेन आ गया। अब एनसीईआरटी में आप इसको कैसे करेंगे, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप चुपचाप वेवी कर्व मत बनाना, लेकिन आप प्लस और एक ही लाइन में लिख देना प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस डाल देना। तो आपका ये कैसे दिखेगा प्लस माइनस प्लस बिना वेवी कर्व के, ये आपका सिंपली ऐसे दिखेगा कि प्लस माइनस प्लस -3 यहाँ 3 यहाँ, और उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं, ये अलाउड है, ठीक है जी। तो ये तो होगी मेरी डोमेन की बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये चीज आपको सबको समझ आ गई होगी, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। नेक्स्ट थिंग, अगली चीज डिस्कस करते हैं, और वो क्या है जी, अब रेंज पे काम करते हैं। डोमेन हमारी आ गई है। अच्छा, अब रेंज के लिए क्या करेंगे, सिंपली आप पहले -3 वैल्यू पुट करके देखो x में क्या आ रहा है। जैसे ही मैं x में -3 पुट कर रहा हूं, इसमें y क्या है मेरा 9 - x² है जी। तो जब मैं -3 पुट करूंगा तो 9 - 9 स्क्वायर होके 9 बन जाएगा, 0 आ जाएगा। 3 पुट करूंगा तो भी 0 आ जाएगा, ठीक है। बीच की कोई वैल्यू 0 पुट करके देख लो, तो 0 पुट करके मेरा क्या आ रहा है 9 आ रही है वैल्यू, ठीक है। तो कहने का क्या मतलब है कि फॉर x बिलोंग्स टू -3 से 3 एक चीज तो मेरी कंफर्म है, एंड दैट इज y इज ग्रेटर देन 0 आ रहा है, ठीक है ना। रूट की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आती है। क्लियर है बात आपको। तो ये आपने डाल के भी देख लिया, -3 से 3 डाल के हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। तो ये तो मेरी एक चीज हो गई, राइट। और वैसे तो आंसर मुझे पता चल चुका है यहीं से, क्योंकि जैसे ही मैं 0 डालूंगा इसमें ये 3 आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू मेरी 0 से 3 जा रही है, तो रेंज मेरी 0 से 3 है, ठीक है। तो ग्रेटर देन 0 है, तो 0 में इक्वल टू का निशान भी डालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि -3 और 3 पे 0 आ रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। कैसे करते हैं हम इसे, ध्यान दो कि ऑल्सो y का मैं स्क्वायर कर दूंगा, 9 - x² हो जाएगा। x² को इधर ले आऊंगा, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में x की टर्म्स में बना लिया था फंक्शन, अब मैं x की टर्म्स में बना लूंगा इस इक्वेशन को। तो फंक्शन क्या बन गया जी मेरा, चाहे आप यहां से ले लो चाहे आप यहां से ले लो। अब ये भी सेम चीज पड़ गई, रूट के अंदर क्या होता है नेगेटिव नहीं हो सकता, तो यहां से रूट के अंदर अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो 9 - y² क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। अब ये चीज तो सेम बन गई, जो x² - 9 - x² ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से फिर यही सारा प्रोसेस लग जाएगा, फिर मैं इनइक्वालिटी को रिवर्स करूंगा, ठीक है। फिर मेरा y + 3 y - 3 इज लेस देन 0 आएगा, ठीक है जी। उससे क्या होगा, इससे मेरा अब यही वाला वेवी कर्व लगा के, अब सिंपल हम जैसे एनसीईआरटी में लिखेंगे वैसे लिख सकते हैं कि मेरे ब्रेक पॉइंट्स क्या है -3 और 3। अब 3 यहाँ प्लस से चलेंगे, तो 3 मेरा इससे आया, ऑड पावर है, ठीक है जी। तो मैं माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। अब -3 इससे आया, ऑड पावर है, साइन फिर चेंज हो जाएगा। तो मुझे तो यहाँ पे नेगेटिव और इक्वल टू चाहिए, तो -3 और 3 भी इक्वल टू 0 पे अलाउड है। तो मेरा y जो है दैट विल ऑल्सो बिलोंग टू क्लोज ब्रैकेट -3 से 3, ठीक है जी। तो ये मेरा आ गया 2। अब आप ध्यान देंगे फ्रॉम 1 and 2, ठीक है जी, फ्रॉम 1 and 2।
अब y की दो आ चुके हैं मेरे पास, एक मेरे पास ये आ चुका है 1 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक 2 आ चुका है। अब y की दोनों वैल्यूज तो हमने इंटरसेक्शन करनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि y की तो दो अलग अलग वैल्यूज सेम के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि रूट में कुछ और सेटिस्फाई करे वहां कुछ और सेटिस्फाई करे, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोनों की कॉमन वैल्यू इंटरसेक्शन से आएगी और वो क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 या -3 से 3, तो y 0 से 3 आ रही है निकल के। तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू y विल बिलोंग टू इज इक्वल टू नहीं, y विल बिलोंग टू क्लोज्ड 0 से 3 और 3 की वैल्यू भी अलाउड है। एंड दिस इज माय रेंज, ये मेरी रेंज आ गई। ठीक है जी, समझ आ गया सबको, क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्या बोल रहा है आपको, अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 5 दे दिया, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ f0 f7। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, चुपचाप आपने x की जगह 0 डालना है, पहले में 7 डालना है, दूसरे में -3 डालना है। कोई भी कर देता हूँ, -3 वाला ही कर देता हूँ बस एक। -3 क्या होगा, 2 -3 -5, तो -6 -5 इज -11। तो ये सारे पार्ट आप ऐसे कर सकते हैं, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज योर होमवर्क। फोर्थ में, द डिग्री T which maps the temperature in degree Celsius into temperature degree Fahrenheit is defined by। तो T जो है वो क्या है, वो Fahrenheit हो गया बेसिकली, ठीक है जी, Fahrenheit में कन्वर्ट कर रहा है, ये उसने फॉर्मूला दे दिया आपको, ठीक है जी। अब वो बोल रहा है फाइंड करो T0 T28 T-10 द वैल्यू ऑफ C when TC is 12। तो पहले 4 पार्ट, तो पहले 3 पार्ट बिल्कुल सिंपल है। C की जगह आपने क्या डालना है, 0, क्योंकि T0 का फंक्शन है, तो आप C की जगह 0 डाल दोगे, तो T0 कितना आ जाएगा जी, 9 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे 0 को, तो 0/5 0 आ जाएगा, तो 32 ही बन जाएगा। तो ये भी बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन की तरह है, आपने बस C की वैल्यू चेंज करते जानी, आपके आंसर्स आते जाएंगे, राइट। अब फोर्थ पार्ट बचा, फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है वो, द डिग्री वैल्यू ऑफ C। अब उसने उल्टा मांग लिया, अब उसने C मांग लिया, TC की वैल्यू 212 दे ली, तो हमें क्या दिक्कत है, हम TC की वैल्यू को 212 डाल लेंगे और यहाँ पे 9C/5 + 32। बस अब आप इसको ट्रांसपोज करो, C की वैल्यू यहाँ से बड़े आराम से आप निकाल सकते हो, तो ये आप ट्राई करना, इट इज दैट सिंपल। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फाइंड द रेंज, अकेली रेंज मांग रहा है। क्या मांग रहा है, अकेली रेंज मांग रहा है, डोमेन नहीं मांग रहा है, ठीक है। लेकिन डोमेन की जानकारी थोड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता चलता है x की वैल्यूज क्या है। अब फर्स्ट पार्ट है, जैसे ये बोल रहा है fx क्या है, 2 - 3x है, तो फर्स्ट पार्ट में मेरा y जो है 2 - 3x है, और उसने बोल दिया x रियल नंबर है और x इज ग्रेटर देन 0 भी है, x इज ग्रेटर देन 0 भी है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ रेंज निकालनी है, x के ऊपर कंडीशन मुझे उसने ऑलरेडी दे दी, तो मैं क्या करता हूँ, रेंज के लिए मैं इसको ट्रांसपोज करूंगा, 3x इधर ले आऊंगा, 2 - y इधर ले आऊंगा, x के उसमें फंक्शन को लिख लूंगा मैं। अब जो x की कंडीशन है मैं वो लगा देता हूं यहाँ पे, तो मेरा क्या हो जाएगा जी, 2 - y/3 ग्रेटर देन 0 पुट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या चीज निकल के आ गई मेरी, इससे 2 - y, अब इनइक्वालिटी में +3 है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, क्योंकि प्लस नंबर से कोई फर्क नहीं पड़ता मल्टीप्लाई होने पे, तो दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो ये 0 ही रहेगा। अब y इज लेस देन 2 आ जाएगा इधर, ठीक है, y को मैं उधर भेज दूंगा, तो y इज लेस देन 2, तो ये मेरी रेंज आ गई। देखो कि फॉर x इज ग्रेटर देन 0 y इज लेस देन 2, तो लेस देन 2 में मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, कि y बिलोंग्स टू -∞ से 2 मेरा भी ओपन ब्रैकेट में रहेगा, इक्वल टू का निशान नहीं है, तो दिस इज माई रेंज। सेकेंड पार्ट देखो क्या बोलता है, fx इज इक्वल टू x² + 2 इज अ रियल नंबर, x² + 2 है, fx इज इक्वल टू x² + 2, और x मेरा रियल नंबर है, मतलब x कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इसमें आप देखो x अगर रियल नंबर है तो उसका स्क्वायर हमेशा क्या रहेगा, उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, राइट, x, ठीक है जी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, इंग्लिश भी मैं यूज कर सकता हूँ इसमें, कि x² मेरा हमेशा पॉजिटिव नंबर रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, +2 करोगे, अच्छा x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी या 0 होगी, तो 0 से मेरी मिनिमम स्टार्ट होगी,
तो मिनिमम अगर मेरी 0 से स्टार्ट होगी तो मतलब 0 + 2 मेरा 2 आ जाएगा, तो मेरा क्या बन जाएगा 2। अब बाकी मैं ऐड करता जाऊंगा तो मेरा नंबर बढ़ता रहेगा 3, 4, 5, 6, तो मतलब मेरी y की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी रहेगी। तो आंसर तो मेरे दिमाग में आ गया कि रेंज मेरी इंट्यूशन से पता चल गया कि 2 या 2 से बड़ी रहेगी। ठीक है, अब इसको कैसे कर सकते हैं, इसको भी देखते हैं। अगर हम वैसे कर सकते हैं तो y = x² + 2, y - 2 = x², और अगर मैं इसको इधर ले जाऊं x = √y - 2। तो यहां से देखो रूट के अंदर मेरा आपको पता है रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव चीज रहती है, तो y - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यहां से मेरी रेंज बड़े आराम से निकल आई, यानी कि y बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 से इन्फिनिटी। थर्ड पार्ट जो है वो कह रहा है fx = x है। थर्ड पार्ट में fx = x है और x मेरा रियल नंबर है। ठीक है जी, एक बार चेक कर लेते हैं ऊपर बस। हाँ, fx = x, x इज ए रियल नंबर। तो इस केस में क्या होगा, इसमें तो y = x है, आइडेंटिटी फंक्शन है। x अगर रियल नंबर होगा तो y भी रियल नंबर होगा, तो इसमें तो क्लियर है y विल बिलोंग टू, क्या होगा, y रियल नंबर को ही सेट होगा। तो -∞ से इन्फिनिटी रियल नंबर को हम ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है जी, तो y मेरा रियल नंबर ही होगा और y जो है मेरा वो मेरा रियल नंबर ही होगा। ठीक है, क्लियर है। तो ये मेरी रेंज आ गई थी।